अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 244। डैगर चुपके से सोनिया के दिमाग में पहुंच गया। बड़ी खुशफहमी थी कि उसे खबर नहीं होती, जबकि वो दिमाग के उस तय खाने में मोहतात हो गई थी जहां कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं पहुंच सकता था। वो जोजो और मारिया के मुतालिक सोच रही थी कि उन्हें हासिल करने और रूस की सरहद से निकाल लाने का एक ही रास्ता है। मास्क मैन और आला हुकाम को ब्लैकमेल करना होगा, उन्हें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना होंगी, तब कामयाबी की कुछ उम्मीद होगी। उसकी सोच के दरमियान आर्बर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं अभी जोजो के पास से आ रहा हूँ। मैं क्या बताऊं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। वो बड़ी संजीदगी से अपने मौजूदा हालात पर गौर कर रही है। अब पहले जैसा बचकानापन उसमें नाम को भी नहीं। क्या उसने जहानत का कोई सबूत दिया है? हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मास्कमैन के डॉक्टरों ने उसे समझाया कि वो एक रूसी लावारिस लड़की थी। सरकार की तरफ से उसकी परवरिश हुई है और उसे सरकारी अखराजात पर टेलीपैथी का गैर मामूली इल्म सिखाया गया है और उसका नाम मोलिना आंद्रोफ है। दूसरी तरफ मैं उसके दिमाग में जाकर उसे जो जो कहकर मुखातिब करता हूँ। पहले वो उलझ गई थी, अपनी असलियत मालूम करने के लिए बेचैन थी। अगरचे वो मुझे भाई तस्लीम नहीं करती, ताहम मुझ पर एतमाद करती है, क्योंकि मैंने उसे राजपुटीन की शैतानी आंखों से और उसके तनवीमी अमल से बचाया था। वो बड़ी जहानत से सोच रही है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी, ना जो रहेगी, ना मोलिना आंद्रोफ, यानी वो मास्क मैन, और डॉक्टरों के सामने मोलिना आंद्रोफ होने से इनकार करेगी। आर्मर ने कहा, हाँ, यह तशवीश की बात है। मास्क मैन समझ लेगा कि मैं उसके दिमाग में जाकर उसे जो कहता हूँ। उसे समझने दो। अब मैं जोजो को यहाँ से ले जाने की तदबीर पर अमल करूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? सबसे पहले तो ये सुन लो कि मैं डैगर एंड डैगर में से एक डैगर पर अंधा एतमाद करने लगी हूँ। वह हमारे मंसूबे में शरीक रहेगा। तुम्हारी जहानत और तरीक़ेकार पर आज तक किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन मैं इतना ज़रूर पूछूंगा, क्या वो सुपर मास्टर के खिलाफ हमारा साथ दे रहा है? मैंने यही सवाल उससे किया है। उससे पूछा है कि वो किसी भी सुपर ताकत का गुलाम रहेगा या फरहाद की तरह आज़ाद रहकर अपना एक अलग मुकाम बनाएगा। वो किसी वक्त भी आकर अपना फैसला सुनाने वाला है। फ़र्ज करो उसे गुलामी पसंद हो तो? सोनी एक सर्द आह भरकर बोली, मेरा दिल टूट जाएगा। ताज्जुब है, इस मामले का दिल से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने उसकी आवाज़ और लहजे से यकीन किया है कि वो दिल का सच्चा और दिमाग का अच्छा है। मेरे साथ रहेगा तो वो फरहाद से भी ज़्यादा सुपर ताकतों को नाक को चने चबवा देगा। प्रिंस डैगर दिमाग में छुपा हुआ सुन रहा था और खुश हो रहा था। यह दिल खुश करने वाली बात थी कि सोनिया बहुत दूर तक उसके मुस्तकबिल को बनाना संवारना चाहती थी। बेचारा भूल गया था कि औरत फिर औरत होती है, मर्द का हाल बिगाड़ देती है, मुस्तकबिल क्या संवारेगी। हार्मन ने कहा, अगर तुम एक डैगर के मुतालिक इतने अच्छे ख्यालात रखती हो तो वो यकीनन अच्छा होगा और मुस्तकबिल में बहुत नाम पैदा करेगा। ये बताओ अभी क्या करना है? तुमने जोजो पर तनवीमी अमल किया है और मैडोना ने पास्कल के दिमाग को लॉक किया था ताकि सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले उसे ट्रैप ना करें। लिहाजा हमारे मंसूबे में मैडोना भी शरीक रहेगी। अब मैडोना हमारे साथ नहीं है, दुश्मनों के फ्रेब में आ गई है। एक इंसानी रोबोट से इश्क करने लगी है और इस रोबोट का ताल्लुक सुपर मास्टर से है। क्या मैं मैडोना और रोबोट की हिस्ट्री सुनाऊं? फिर कभी सुन लूंगी। तुम मैडोना की आवाज़ और लहजा इख्तियार करके पास्कल के दिमाग में जाओ, उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुलाओ, फिर उस पर तनवीमी अमल करके मैडोना के तिलिस्म को उसके दिमाग से मिटा दो और उसे अपना मामूल और फर्मा बरदार बना लो। ये अमल करते हुए डैगर तुम्हारे साथ होगा। अगर वो अमल करके पास्कल को अपना मुती और फर्मा बरदार बनाना चाहे तो एतराज़ ना करना। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मुझे डैगर पर कितना एतमाद है। वो बहुत बड़ी बात कह रही थी। प्रिंस डैगर को ये बात मुतासिर कर रही थी कि एक तरफ सुपर मास्टर अपना होकर एतमाद नहीं करता और सोनिया अपनी बनने के लिए उस पर भरपूर एतमाद कर रही है। वो आर्मर से बोली, तुम 15 मिनट के बाद आओ, डैगर मेरे पास आने ही वाला है, फिर वो तुम्हारे साथ पास्कल के दिमाग में जाएगा। आर्मर चला गया। वो जानबूझकर इश्की अंदाज में डैगर के मुतालिक सोचने लगी। थोड़ी देर बाद डैगर ने उसे मुखातिब किया। वो चौंक कर बोली, क्या अभी आए हो या पहले से मौजूद थे? वो हंसते हुए बोला, भाई शुबा न करो, अभी आया हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, अजब दीवानी हूँ। तुम्हारे बारे में जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ, मगर अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। सिर्फ डैगर कहने से बात नहीं बनती, उससे दूसरे का नाम भी डैगर है। वह बड़े जज्बाती अंदाज में बोला, मेरी जान मोहब्बत का कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से पुकारोगी दीवाना चला आएगा। बाय द वे, मुझे प्रिंस डैगर कहते हैं। वो बोली, हाय प्रिंस, मेरे ख्वाबों के प्रिंस, कितना खूबसूरत नाम है। तुम्हारी शख्सियत की तरह तुम्हारे नाम में भी कशिश है। तुमने क्या फैसला किया? वो तारीफें सुनकर खुश हो रहा था। जब फैसला सुनाने की बात आई तो खुशी जरा कमजोर पड़ गई। हिचकिचाते हुए बोला, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन समझ में नहीं आता सुपर मास्टर को धोखा किस तरह दूं? समझ में नहीं आता तो मुझे धोखा दे दो। तुमने तनवीमी अमल करके मेरे दिमाग को मुट्ठी में ले रखा है। जिस तरह चाहो मुझे नचा सकते हो। प्लीज सोनिया, ताने ना दो। मैंने अमल की हैसियत से अभी तक तुम्हारे मजाज के खिलाफ कोई काम तुमसे नहीं लिया। तुम खुद इस बात की गवाह हो। इसीलिए तो तुम पर मर मिटी हूं। सोचती हूँ कहीं यह इश्क मुझे महंगा ना पड़े।
जब मर्द कमज़ोर होता है, मोहब्बत के हक में फैसला करने से हिचकिचाता है, तो औरत घर की रहती है, ना घाट की। बेचारी बदनामी के घाट उतर जाती है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तुमसे पूछने आया हूँ। सुपर मास्टर से मेरी अलहदगी किन हालात में होगी? अभी फौरन हो नहीं सकती। वो कहते हैं सोनिया पर भरोसा ना करो। जब मारिया और जोजो को यहाँ से निकाला जाएगा, तब सुपर मास्टर का खास तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि धोखा ना दे सके। हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? जो सुपर मास्टर चाहता है वही करेंगे। क्या कह रही हो? तुम परेशान क्यों होते हो? जोजो और मारिया बाबा साहब के इदारे में पहुंच जाएंगी। कैसे? मैं हालात को देखते हुए चाल बदल देती हूँ। अभी से कैसे बताऊं कि सुपर मास्टर अपना त्यारा भेजने से पहले धोखा खाएगा या हमारी परवाज के बाद उस त्यारे की सिमत बदल जाएगी? तुम न्यूयॉर्क में हो। सुपर मास्टर और उसकी ब्लैक स्पाइक के सुराग रसानों को मेरी रिहाइश का इल्म है। वह 24 घंटे मुझे अपनी नज़रों में रखते हैं। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, उन्हें तमाम बातें मालूम रहती हैं। फ्रॉड जाहिर होते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रिंस, तुम सुपर मास्टर से मरूब हो। मेरे सामने अपनी एक कमजोरी छुपा रहे हो, वरना टेलीपैथी जानने वाले बड़ी आसानी से निगरानी करने वालों को चक्कर में डाल देती हैं। मैं यही बात कहने जा रहा था। ब्लैक स्पाइक के कितने ही जासूस मेरी ख्याल ख्वानी की मुट्ठी में हैं। मैं उन्हें धोखा देकर सबसे पहले अपनी रिहाइश का तब्दील करना और अपने चेहरे पर थोड़ी तब्दीली लाना चाहता हूँ। शाबाश, अब तुम फरहाद के अंदाज में मंसूबे बना रहे हो। तुम्हें मौजूदा रिहाइश का को ऐसे वक्त छोड़कर रूपोश होना चाहिए जब हम जोजो और मारिया को सुपर मास्टर के त्यारे में ले जा रहे हो। ठीक है, मैं यही करूंगा। आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने कहा, मिस्टर प्रिंस डैगर मेरे दिमाग में मौजूद हैं, क्या मैं तारुफ कराऊं? प्रिंस ने कहा, मैं एक आध बार मिस्टर आर्मर से सोच के जरिए बातें कर चुका हूं, मगर तब हम एक दूसरे के दुश्मन थे। ओह सॉरी, मैंने गलत कहा, मैं दुश्मन था। मिस्टर आर्मर के मुतालिक सब कहते हैं कि ये किसी के दुश्मन नहीं है। आर्मर ने कहा, शुक्रिया प्रिंस, मुझे ये मालूम करके बेहद खुशी हो रही है कि तुम इंसान दोस्ती की राह पर चल रहे हो। जो मेरी बहन है, मेरी गैरत है। अगर तुम मेरी या किसी की भी बहन को इज्जत से उसके घर पहुंचाते हो तो तुमसे बड़ा और अजीम इंसान कोई ना होगा। तुम लोगों से दोस्ती करके मुझे इंसानियत की बहुत सी रोशन राहें नजर आ रही हैं। मैं मनफी ख्यालात को मारकर इन राहों पर जरूर चलता रहूंगा। मुझे बताओ अब क्या करना है? सोनिया ने कहा, मैं चाहती हूं तुम पास्कल के दिमाग को अपने काबू में रखो। मिस्टर आर्मर तुम्हें उसके दिमाग तक पहुंचाएंगे। आर्मर ने कहा, अगर पास्कल के दिमाग में जाने का काम रात को किसी वक्त किया जाए तो बेहतर होगा। यूं भी हम इतनी जल्दी जोजो को यहां से नहीं ले जा सकेंगे। क्या तशवीश की कोई बात है? तशवीश यह है कि दिमागी ऑपरेशन के बाद उसे कम से कम एक हफ्ता बिस्तर पर आराम करना चाहिए। डॉक्टर उसका सर बड़ी एहतियात से कभी किसी ज़रूरत के तहत तकिए से उठाते हैं, फिर आराम से लिटाते हैं। इन हालात में उसे स्ट्रेचर पर डालकर किसी त्यारे में ले जाना मुनासिब नहीं होगा। सर के टांके टूट सकती हैं या किसी तरह का और नुकसान उसे पहुंच सकता है। सोनिया ने कहा, तुमने बताया था कि वो नॉर्मल है, अपने मुतालिक संजीदगी और जहानत से सोच रही है। बेशक, सोचने की हद तक उसकी दिमागी कुव्वत का अंदाजा हो रहा है। डॉक्टर इस ऑपरेशन में तवक्को से ज़्यादा कामयाब रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन के नतीजे में जख्म और टांग के अभी कच्चे हैं। वो जहां पड़ी है उसे वहीं रहना चाहिए। उसकी जगह से उसे फिलहाल हिलाना भी नहीं चाहिए। तुम डॉक्टरों के ख्यालात भी पढ़ते हो? हाँ, उनके ख्यालात पढ़ने के बाद ही मैं ये बातें कह रहा हूँ। ऐसी बात है तो हम अपनी जोजो की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। प्रिंस डैगर ने पूछा, क्या मैं सुपर मास्टर को जोजो के मौजूदा हालात बताऊं? ये मामला खटाई में पड़ रहा है। सोनिया ने कहा, मजबूरी है, तुम जोजो के डॉक्टरों के पास जाओ, खुद उनके ख्यालात पढ़कर सुपर मास्टर को तफसीली रिपोर्ट दो। वो पूछेगा मैं जोजो के दिमाग में क्यों नहीं जाता। आर्मर ने कहा, उसे बताओ कि जोजो का दिमाग बेहद कमज़ोर है। वो पराई सोच की लहरों को कबूल नहीं करती। उसके दिमाग में जाने से बेचारी की सोचें कमज़ोरी के बायस मुंतशिर हो जाती हैं। कोई सोच अपनी जगह कायम नहीं रहती। सोनिया ने कहा, प्रिंस, तुम सुपर मास्टर से कह सकते हो कि उसे यकीन ना हो तो वो दूसरे डैगर को जोजो के दिमाग में भेजकर तुम्हारी रिपोर्ट की तस्दीक कर सकता है। आर्मर ने प्रिंस डैगर से कहा, मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें जोजो के एक डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा। प्रिंस ने कहा, सोनिया, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद सुपर मास्टर को रिपोर्ट दूंगा, फिर आकर तुम्हें उसका जवाब सुनाऊंगा। सोनिया ने कहा, आर्मर, मिस्टर प्रिंस डैगर को डॉक्टर के पास पहुंचाकर मेरे पास आओ। आर्मर 1 मिनट के अंदर ही वापस आ गया। सोनिया ने कहा, मैं ये सोचकर जोजो को जल्द से जल्द ले जाना चाहती थी कि सुपर मास्टर मेरी असलियत समझ गया है, किसी वक्त भी मेरे चेहरे से नकाब उठा सकता है। अगर हम जोजो को यहाँ से ले जाने में 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे तो वो कमबख्ती से मेरी मक्कारी समझेगा। मुझे 1 हफ्ते तक अपनी गिरफ्त में रखने के लिए कोई दूसरी चाल चलेगा। उससे पहले ही मुझे यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तातियाना का नकाब उतारना पड़ेगा। दानिशमंदी यही है। पहले तुम अपनी सलामती देखो, जोजो की फिक्र ना करो। उसके ख्यालात पढ़कर मेरा हौसला बढ़ता है और ये यकीन होता है कि कोई उसे बहका नहीं सकेगा। वो ना मेरी बातों में आती है, ना मास्क मैन की इस बात के यकीन करती है कि उसका नाम मौलिना अंद्रोफ है। इससे उसकी कुव्वत इरादी का पता चलता है। वह सिर्फ अपने तौर पर फैसला करती है। रह गई दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों की बात, तो वह उसके दिमाग में नहीं आ सकेंगे। मेरे तनवीम अमल के मुताबिक आने वालों की सोचें उसके दिमाग में मुंतशिर हो जाया करेंगी और वो उसे ट्रैप नहीं कर सकेंगे।
अच्छी बात है, अब आधे घंटे बाद आना और आने से पहले जनाब शेख साहब से पूछ लेना कि तुम मेरे दिमाग के चोर खाने में कैसे आओगे, ताकि प्रिंस डैगर से छुपकर बातें कर सको। मुझे अपनी सिमत आने वाले तूफान का अंदाजा हो जाता है। अगले एक आध घंटे में कुछ होने वाला है। बेहतर है तुम आधे घंटे में पास्कल को अपना मुती और फर्मा बरदार बना लो, फिर मेरे पास आओ। वो चला गया। प्रिंस डैगर ने डॉक्टर के ख्यालात पढ़ने के बाद नाइब से फ़ोन पर रब्ता कायम किया, फिर जोजो के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट सुनाई। दूसरी तरफ सुपर मास्टर कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने कहा, 1 हफ्ते तक सोनिया पर भरोसा करने का मतलब उसे बच निकलने की मोहलत देना। हम इतनी बड़ी हमाकत हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। प्रिंस डैगर ने कहा, सोनिया पर भरोसा करें या ना करें, जोजो की मुकम्मल सेहतयाबी का इंतजार करना ही होगा। इंतजार किया जा सकता है लेकिन एतमाद नहीं किया जा सकता। सोनिया से कहो वो रूसी सरहद से बाहर आकर मेरे खास एजेंट से मुलाकात करे और आइंदा भी तातियाना बनकर रहने और जोजो को वहां से लाने के सिलसिले में अहम मामला तय करे। वो रूस के बाहर आपके एजेंट से कहाँ मुलाकात करेगी? बाहर जाने के सिलसिले में उस पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। मास्क मैन और दूसरे आला हुक्काम ऐसे ममालिक में तातियाना के जाने पर एतराज़ नहीं करेंगे जो रूस के साए में रहते हैं। मसलन वह बल्गारिया के शहर सोफिया तक आ सकती है और अपने साथ पास्कल को ला सकती है। जनाब, वो और पास्कल वहाँ के 2 अहम सतून समझे जाते हैं। दोनों के एक साथ मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त नहीं मिलेगी तो वह छुप कर धोखा देकर आएगी। पास्कल अपने इख्तियार में नहीं है। आर्मर ने उसके दिमाग को लॉक किया हुआ है। वो सोनिया की सलामती के लिए पास्कल को बल्गारिया ज़रूर पहुंचाएगा। तुमने कहा था सोनिया तुम्हारे इशारों पर चल रही है। वो आर्मर के जरिए तुम्हें पास्कल के दिमाग तक पहुंचाएगी। ये अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हैं, अमल क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें फ़ौरन पास्कल को अपनी मुट्ठी में लेना चाहिए। अभी मैं वही करने जा रहा था। सोनिया की हिदायत पर मुझे आर्मर ने जोजो के डॉक्टर के दिमाग तक पहुंचाया था। अब वो मुझे पास्कल तक भी पहुंचाएगा। मैं जा रहा हूँ। वो सोनिया के पास आया, उसे सुपर मास्टर का हुक्म सुनाया। सोनिया ने कहा, तुम आर्मर के दिमाग में जाओ, वो तुम्हें पास्कल तक पहुंचा देगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए आर्मर के पास गया। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार गया, उसने फिर सांस रोक ली। वो वापस आकर सोनिया से बोला, आर्मर कुछ कहने का मौका नहीं देता, सांस रोक लेता है। क्या तुमने आर्मर से कोड वर्ड्स का तबादला किया था? हमारे दरमियान मखसूस कोड वर्ड्स की कोई बात हरगिज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुम उसके दिमाग में गए, फिर जोजो के डॉक्टर के पास पहुंचे। आइंदा भी आर्मर की ज़रूरत पेश आ सकती है। तुम दोनों को कोड वर्ड्स मखसूस कर लेने चाहिए। मैं भूल गया था, लेकिन आर्मर इतना मोहतात क्यों है? दिमाग में आने वाले की बात तो सुनना चाहिए। वो इसलिए मोहतात है कि अब हमारी टीम में वही एक ख्याल ख्वानी करने वाला है। बाकी जो भी दिमाग में आएगा वो दुश्मन होगा, इसलिए वो सांस रोक लेता है। उसे ये तो सोचना चाहिए कि मैं दोस्त बन गया हूँ, मैं आ सकता हूँ। तुम्हारी उससे दोस्ती शुरू हुई है। आपस में एतमाद कायम रखने के लिए तुम दोनों को पहले से एक दूसरे के दिमाग में आने के मामला तय करने थे, मगर तुमने नहीं किया। तुम उससे कैसे रब्ता करती हो? मैं कभी नहीं करती, वही आकर कोड वर्ड्स अदा करता है। पता नहीं अब कितनी देर में आएगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। मैं सुपर मास्टर को क्या जवाब दूं? तुम जरा सी बात पर परेशान क्यों हो जाते हो? मैं हैरान हूं कि तुम इसे जरा सी बात समझ रही हो। सुपर मास्टर तुम्हें अपनी गिरफ्त में रखने के लिए बल्गारिया बुला रहे और तुमने कोई तशवीश नहीं जाहिर की। देखो, तशवीश होगी मुझे या तुम्हारे मास्टर को, इसलिए मेरी बात रहने दो। अपनी सफाई में जाकर कह दो जोजो की हालत तशवीशनाक हो गई है। 2 डॉक्टर उसे पूरी तवज्जो से अटेंड कर रहे हैं। आर्मर उन डॉक्टरों के दिमाग में है। अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर पास्कल के दिमाग में नहीं जाना चाहता और हम उसे जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए इंतजार करना होगा। और तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? कह दो जैसे ही आर्मर अपनी बहन की तरफ से मुतमईन होगा, सोनिया की हदायत के मुताबिक वो पास्कल को बल्गारिया जाने पर मजबूर कर देगा। जब पास्कल दीवानावार भागेगा तो सोनिया तनानिया की हैसियत से उसका ताक़ुब करती हुई बल्गारिया पहुंच जाएगी। उसने नायब से रब्ता करके ये बात कह दी। सुपर मास्टर ने कहा, मैं हैरान हूं कि सोनिया इतनी आसानी से किस तरह बातें मान रही है। जनाब, आप ये क्यों भूलते हैं कि वो मेरी मामूला है, मेरे अहकामात की पाबंद है। मामूला गई जहन्नुम में। वो तनवीमी अमल के बायस गैर शौरी तौर पर तुम्हारी महकूम है, मगर शौरी तौर पर सोनिया है। जान हथेली पर रखकर मास्को गई है। पास्कल को अस्पताल में और तानानिया को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। जोजो को वहां से निकालने के लिए हम लोगों को बल्गारिया के बहरे स्याम में पहुंचाकर खुद जोजो के साथ पेरिस पहुंच जाएगी और तुम खुशफहमी के जंगल में नाचते रह जाओगे। मेरी समझ में नहीं आता जनाब, वो औरत आप जैसों के हवास पर किस कदर छाई हुई है। जब वो झुकती नहीं थी तब भी उसे सहमे रहते थे, अब वो हर बात पर झुक रही है तब भी आप अंदेशों में घिरे हुए हैं। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ वो ऐसी ही बला है कि हमें किसी करवट चैन नहीं लेने देती। जागती है जब भी जगाती है, सोती है तब भी नींदें उड़ाती है। पता नहीं कब पैदा हुई थी और कब मरेगी। हमारे बस में होता तो हम फरहाद से पहले उसे ही कब्र में पहुंचा देती। वो औरत ना किसी के काबू में आई है, ना ही कभी आएगी। प्रिंस डैगर मुस्कुराकर सोचने लगा, वो खतरनाक और हसीन बला मुझ पर मर मिटी है, मेरे काबू में है। जब ये बात सुपर मास्टर और सारी दुनिया को मालूम होगी तो सब हैरान रह जाएंगे। सुपर मास्टर ने कहा, मैं नहीं मानता कि जोजो की हालत तशवीशनाक है और आर्मर ने अपनी बहन की खातिर दूसरी मसरूफियात छोड़ दी हैं। यह सोनिया की चाल है। वो तुम्हें पास्कल के दिमाग तक नहीं पहुंचाएगी। जाओ देखो वो क्या कर रही है। प्रिंस डैगर ज्यादा से ज्यादा सोनिया के पास ही रहना चाहता था।
वो उसके दिमाग में आया मगर परेशान हो गया। वो बेहोश थी। उसने आवाजें दी मगर बेहोशी के बायस दिमाग कमजोर था। उसकी सोच की लहरों को सुन नहीं रहा था। उसने नायब के पास आकर कहा, जनाब गजब हो गया, वो बेहोश हो गई है। किसकी बात कर रहे हो? मैं अभी सोनिया के दिमाग में गया था, वो दिमागी तौर पर गाफिल है। कुछ पता नहीं चल रहा कैसे बेहोश हो गई और कहाँ पड़ी हुई है। ये भी उसकी चाल होगी। वो अचानक बेहोश कैसे हो सकती है? क्या मुसीबत है? आपको किसी बात का यकीन ही नहीं आता? कोई दुश्मन उस पर गालिब आया होगा। जिस तरह हमने उसके खाने में दवा मिलाकर उसके असाब कमजोर किए थे और मैं तनवीमी अमल करने में कामयाब हुआ था, इसी तरह किसी दुश्मन ने उसे धोखे से बेहोश कर दिया है। मास्क में उसका और कौन दुश्मन होगा? वो तातानिया बनकर मास्क मैन को उल्लू बना रही है। हमने उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारी मालूमात के मुताबिक वहां यहूदी तंजीम के एजेंट नहीं है। फिर वो बेहोश कैसे हो गई? आपकी मालूमात गलत हो सकती हैं। वहां यहूदियों के एजेंट जरूर होंगे। तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हो? वहां सारे एजेंटों के जरिए सोनिया तक पहुंचो। वो तात्याना समझी जा रही है। उसे मास्क मैन के आदमी अस्पताल ले गए होंगे। वो मास्को में एक एजेंट के पास ख्याल ख्वानी के जरिए पहुंचा। उसे हुक्म दिया, तातानिया की रिहाइशगाह की तरफ चलो, मगर उसके बंगले से दूर रहना और वहां से किसी मुसल्ला गार्ड की आवाज़ मुझे सुनाने की कोशिश करना। मैं उस गार्ड के जरिए तातानिया यानी सोनिया तक पहुंच जाऊंगा। एजेंट वहां से रवाना हुआ। प्रिंस डैगर थोड़ी देर के लिए जोजो के एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर के पास फौज का एक आला अफसर बैठा फोन पर हैरानी और परेशानी से पूछ रहा था, क्या कह रहे हो? तातानिया को अगवा किया गया है? किसने किया है? कैसे किया है? वो कोई मामूली या कमजोर औरत नहीं है। उसे अगवा करना बच्चों का खेल नहीं। ये कैसे हो गया? प्रिंस डैगर ने फौज के अफसर के दिमाग में पहुंचकर सुना। दूसरी तरफ रिपोर्ट देने वाला अफसर कह रहा था, तातानिया के कमरे में सामान बिखरा पड़ा और एक सिरिंज पाई गई है। लेबोरेटरी से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उस सिरिंज में बेहोशी की दवा थी। यकीनन तातानिया को बेहोश करने के बाद उसे कहीं छुपाया गया है। दुश्मन इतनी जल्दी उसे मॉस्को से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी हो चुकी है। मुजरिम जल्द ही गिरफ्तार होंगे। प्रिंस डैगर ने एजेंट के पास आकर कहा, तातानिया की रिहाइशगाह की तरफ ना जाओ। यहाँ यहूदी एजेंटों को तलाश करो। मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा। कमरे में टहलने लगा। अब उसे फरहाद की तरह कोई जबरदस्त कदम उठाना था। अपनी सोनिया को दुश्मनों के पंजे से छुड़ाकर दुनिया वालों के सामने साबित करना था कि वो फरहाद से कम नहीं और सोनिया का मर्द कहलाने का मुस्तहिक है। वो बड़ी देर तक टहलता रहा, लेकिन सोनिया को अगवा करने वालों तक पहुंचने की कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं ऐसे वक्त में सोनिया और फरहाद किस तरह हाजिर दिमागी से काम लिया करते थे। अगर वो किसी तरह अपनी जहानत से बच निकलेगी तो इस नए आशिक के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। वो बड़े बड़े फौजी अफसरों, डॉक्टरों और सुपर मास्टर के एजेंटों के दिमागों में जा रहा था। सभी को भाग दौड़ करते और तातानिया को तलाश करते हुए दिख रहा था। लेकिन सोनिया की गुमशुदगी और तवील बेहोशी समझ में नहीं आ रही थी। दरअसल उसका दिमाग, उसकी आंखें और उसका वजूद नाकाबिल फहम था, क्योंकि बाबा फरीद वास्ती मरहूम की खास रूहानी अनायात उस पर थी। इस्तांबुल के एक बुजुर्ग की दुआएं उसके लिए थी और जनाब शेख अल फारस गुलाम अल बरकी उसकी रहनुमाई करते थे। इसलिए कोई उसके दिमाग के चोर खाने तक नहीं पहुंच पाता था। वो किसी तनवीमी अमल से सहज़दा नहीं होती थी। प्रिंस डैगर या कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी असली दिमागी हालत मालूम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने उसके दिमाग पर अपना अमल मुस्तहकम कर रखा था। अभी उस पर ऐसे ही अमल का पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के इधर बज़ाहिर बेहोश थी और उधर पूरे होशो हवास में थी। उसने तात्याना का मेकअप खत्म कर दिया। अब एक आम औरत के रूप में थी। वो औरत अपने पासपोर्ट के जरिए यूगोस्लाविया के शहर बलगराद जाने वाली थी। तात्याना का मेकअप खत्म करने से मास्क मैन और उसके लोग समझ रहे थे कि उनकी नाकाबिले शिकस्त तात्याना को दुश्मनों ने अगवा किया है। उसकी दूसरी चाल के मुताबिक आर्मर ने पास्कल के अंदर पहुंचकर उसकी दिमागी तवानाई में इजाफा किया। अब वो आर्मर की मर्जी के मुताबिक कह रहा था, मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। वो सुपर मास्टर का डैगर मेरे पास आकर कह रहा है, तात्याना उनके कब्जे में है, मैंने डैगर को दिमाग से भगा दिया है। मास्क मैन खुश हो गया था कि उसके ख्याल ख्वानी करने वाले की दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। उसने कहा, पास्कल फौरन तात्याना के दिमाग में जाओ और मालूम करो दुश्मनों ने उसे कहाँ छुपा रखे है। ये कहकर पास्कल ने आंखें बंद कर ली, जैसे ख्याल ख्वानी कर रहा हो। हालांकि वो ख्याल की परवाज नहीं कर सकता था। आर्मर ने उसकी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर तक उसे मुराकबे में रखा, फिर उसकी आंखें खोलकर उसकी जुबान से कहा, एक त्यारे में जा रही है। उसके दिमाग पर एक डैगर ने कब्जा जमा रखा है, जो मुझे उसके जरिए मालूम करने का मौका नहीं दे रहा कि वो किस त्यारे में है और कहाँ ले जाई जा रही है। ये मालूम होते ही मास्क मैन, वहां के हुक्काम और फौजी अफसरान परेशान हो गए। तात्याना एक मायानाज सीक्रेट एजेंट थी। उसने अपने मुल्क के लिए बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए थे। उसका आखिरी कारनामा यह था कि उसने सोनिया जैसी नाकाबिले शिकस्त औरत को मौत के घाट उतारा था। मास्क मैन और उसके मुल्क के लोग उस पर जितना भी नाज करते कम था। मुल्क के कितने ही अहम राज उसके सीने में दफन थे। ये अंदेशा था कि दुश्मन उससे राज उगलवा लेंगे। जब सुपर मास्टर को मालूम हुआ तो उसने हॉटलाइन पर मास्क मैन से कहा, यह सरासर झूठ है, सोनिया तुम सबको उल्लू बना रही है। तात्याना का कोई वजूद नहीं है। सोनिया ने उसे बहुत पहले ही कत्ल कर दिया था और खुद तात्याना बनकर जोजो को वहां से ले जाने के इंतजार में थी। मास्क मैन ने कहा, हम तात्याना को तुमसे ज्यादा जानते और पहचानते हैं। तुम उसे अगवा करके हमसे जोजो को मुतालबा करना चाहोगे तो ये तुम्हारी नादानी होगी। तात्याना तुम्हारे लिए गले की हड्डी बन जाएगी, जिसे न उगल सकोगे न निगल सकोगे।
मैं कहता हूँ तात्याना मर चुकी है। अगर वो मर चुकी है तो क्या तुम किसी त्यारे में अपनी माँ को ले जा रहे हो? तमीज से बात करो, हम किसी को अगवा नहीं कर रहे हैं, ये सोनिया की चाल है। फर्ज किया कि सोनिया जिंदा है, तात्याना बनकर हमें बेवकूफ़ बना रही है, फिर वो जोजो को छोड़कर एक त्यारे में क्यों जा रही है? सोनिया ऐसी तो नहीं थी। यह है कि इतने दिनों मास्को में रहे और अपना मकसद पूरा किए बगैर वापस चली जाए। तुम क्यों हमें बच्चों की तरह बहला रहे हो? सुपर मास्टर ने प्रिंस डैगर से पूछा। ये क्या हो रहा है? मास्कमैन का ख्याल ख्वानी करने वाला कहता है कि तात्याना त्यारे में सफर कर रही हो, तुम कहते हो कि वो अभी तक बेहोश पड़ी है। वो बोला, मैं अभी 1 मिनट पहले उसके कमजोर दिमाग में जाकर आया हूँ। पास्कल झूठ कहता है, फिर ये अचानक पास्कल के अंदर ख्याल ख्वानी की तवानाई कैसे आ गई? ये तो कोई और ही चक्कर है। बेशक सोनिया का शैतानी दिमाग हम सबको चक्कर में डाल रहा है। आर्मर ने उसकी हिदायत के मुताबिक पास्कल को अपना अलहकार बनाया है। एक तरफ रूपोश हो गई ताकि हम उसके चेहरे से तात्याना का नकाब ना उठा सकें, दूसरी तरफ पास्कल के जरिए मास्कमैन को यकीन दिला रही है कि तात्याना को अगवा किया जा रहा है। यानी अब हम लाख सर पटक कर कहते रहे कि वो सोनिया है, हमारी बात कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उनका ख्याल ख्वानी करने वाला तात्याना के अगवा होने की गवाही दे रहा है। और गॉड, ये औरत अपनी खोपड़ी में शैतान का मगज रखती है। प्रिंस डैगर ने कहा, लेकिन सोनिया तो बेहोश है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सोनिया के पिछले गैर मामूली कारनामों को उनकी पूरी अहमियत के साथ याद रखो। तुम एक बार तात्याना के दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा करना चाहते थे। सोनिया ने ऐसे वक्त तात्याना को अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। फिर उसकी आंखों के सैर ने तुम्हारी टेलीपैथी को नाकाम बना दिया। तुम तात्याना को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस वाक्य की रोशनी में कुछ समझने की कोशिश करो। जो औरत दूसरों को टेलीपैथी के हथियार से बचाती है, वो खुद उस हथियार से कैसे जेर हो सकती है? वो तुम्हें चक्कर दे रही है। अपने दिमाग से बात हमेशा के लिए निकाल दो कि उस चुड़ैल के चोर ख्यालात पड़े जा सकती हैं और उस पर तनवीमी अमल का असर हो सकता है। ये सब हमारी खुशफहमी थी। वो बातें सुन रहा था और उसका दिल टूट रहा था। उसके लाशऊर में ये बात थी कि सोनिया ऐसी फौलाद ना हो जैसी बयान की जा रही है और जैसी साबित होती आ रही है। बस वो आगोश में आकर पिघल जाने वाली महबूबा हो। महबूबा अपनी फितरत और मजाज में मोम होती है। अगर ऐसी ना हो तो शायरी और हुस्न बयां में ना आती, फौलाद के जिक्र में आती, और फौलाद से महबूबा नहीं तलवार ढाली जाती है। वो बेचारा सोनिया से नहीं, 2 धारी तलवार से इश्क कर रहा था। उधर पास्कल ने मास्कमैन से कहा, मैं थकन महसूस कर रहा हूँ। सेहतयाब होने के बाद मुझे मुसलसल ख्याल ख्वानी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तात्याना का सफ़र पता नहीं कब तक जारी रहेगा। जब वो त्यारे से बाहर आएगी तो मैं मालूम करूंगा कि वो कहाँ पहुंचाई जा रही है। मास्कमैन ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम करो। अगर आराम करते रहने के दौरान कोई खास बात सामने आए तो मुझसे फौरन रब्ता करना। पास्कल दिमागी तौर पर हाजिर हुआ, निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। आर्मर ने कहा, इतने अरसे के बाद तुमने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने ही परवाज़ कराई है, तुमने ही मुझे तवानाई दी थी, वरना मैं अभी सिफर हूँ। एक बात बताओ, मुझे जिंदा रखोगे? जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, मगर आदमी भी आदमी को मारता है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोनिया मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहता हूँ। तुम उसके काम आते रहोगे, किसी मरहले पर धोखा नहीं दोगे तो उसे यकीन आ जाएगा। जुबान से ना बोलो, अमल से बोलो। वह जो कहेगी, तुम जो कहोगे, मैं करता रहूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। सोनिया के वफादार रहकर तुम इंसान बन जाओगे। टेलीपैथी को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे तो खुदा भी खुश रहेगा, बंदे भी खुश रहेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। मुझे यकीन है तुम अपनी भलाई के लिए सोचते रहोगे। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में मास्कमैन किसी निहायत अहम ख्याल ख्वानी के लिए कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अव्वल तो मैं 1 मिनट से ज़्यादा गैर हाजिर नहीं रहूंगा। किसी वजह से देर हो जाए तो तुम थकन और कमजोरी का बहाना करके ख्याल ख्वानी के मसले को टाल सकते हो। आर्मर उस औरत के दिमाग में आया जिसके रूप में सोनिया बलगरात का सफ़र कर रही थी। वो औरत अपने अपार्टमेंट में बेहोश पड़ी थी। उसके होश में आने के बाद भेद खुल सकता था। उसने सोनी के पास आकर कहा, वो अभी तक बेहिस हरकत पड़ी है। सोनिया ने रिस्ट वॉच को देखते हुए कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो आधे घंटे के अंदर होश में आ जाएगी। तुम 15 मिनट के बाद जाओ, फिर जैसा कहा है वैसा ही करो। वह वापस आया। पास्कल को उसकी आमद का पता ही नहीं चलता था। तनवीमी अमल के मुताबिक दूसरी तमाम सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेता। वो सोच रहा था, बदनसीबी पूछ कर नहीं आती, बस अचानक ही शहजोर को कमज़ोर बना देती है। मैं टेलीपैथी जाने के गुरूर में कभी सोचता भी नहीं था कि इस तरह कमज़ोर और दूसरों का मोहताज बनकर रह जाऊंगा। और गुरूर भी कैसे टूटा। एक औरत ने पंजा लड़ाकर मेरी उंगलियां तोड़ डाली और मुझे ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं छोड़ा। आर्मर ने उसकी सोच में कहा, मुझे मायूस नहीं होना चाहिए, जल्द ही दिमागी तवानाई बहाल हो जाएगी। मैं फिर ख्याल ख्वानी करने लगूंगा, सांस रोक लिया करूंगा, फिर आर्मर भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकेगा। वो घबराकर खला में तकने लगा, सोचने लगा, आर्मर किसी वक्त भी मेरे दिमाग में आ सकता है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी भलाई ये सोचने में है कि आर्मर तमाम उम्र मेरे दिमाग में आता रहे और मुझसे अपने अहकामात की तामील कराता रहे। मैं हमेशा उसका वफादार रहूंगा। आर्मर, हे मिस्टर आर्मर, क्या तुम मौजूद हो? देखो, मैं तुम्हारा वफादार बनकर सोचता रहा हूँ। उसने जवाब नहीं दिया। वो घड़ी देखकर सोचने लगा। 2 मिनट गुजर गए। उसने 1 मिनट में आने के लिए कहा था। शायद किसी मामले में उलझ गया है। बहरहाल कुछ भी हो,
मुझे वफादार बनकर सोचते रहना चाहिए, मैं वफादार हूँ, वफादार हूँ। अक्सर लोग इबादत करते वक्त ऐसे ही सोचते हैं कि मैं खुदा का इबादत गुजार और नेक बंदा हूँ, लेकिन सजदे से उठकर वही करते हैं जिसमें अनार गुरूर की तस्कीन होती है। वो वफादारी की कस्में खा रहा था, मगर दिमाग के तह खाने में चोर ख्यालात कह रहे थे मेरी टेलीपैथी की सलाहियत बहाल हो जाए, मैं सांस रोक कर आने वालों को भगाऊंगा और आज़ाद रहूंगा। मैं टेलीपैथी की दुनिया का शेर हूँ, मुझे आज़ाद रहकर पंजा मारना चाहिए। आर्मर ने कहा, बस करो, मुझे यकीन हो गया कि तुम वफादार हो। जब तवानाई हासिल होगी तो जंजीरें तोड़ डालना, हमें उस वक्त तुम्हारी ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम अभी ज़रूरी हो। वो पास्कल के पास 15 मिनट गुजार कर फिर उसी औरत के पास आया। वो उसी तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दिमागी हालत बता रही थी कि चंद मिनट में हो जाएगा। आर्मर ने इंतजार किया। जब वो पराई सोच की लहरों को सुनने के काबिल हुई तो आर्मर उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाने लगा। दिमाग में यह नक्श करने लगा कि वह 10 घंटे तक आराम से गहरी नींद सोती रहेगी, दरवाजे पर दस्तक हो या टेलीफोन की घंटी बजती रहे, वह मुकर्रर वक्त से पहले बेदार नहीं होगी। उसने सोनिया को आकर बताया कि 10 घंटे तक राज नहीं खुलेगा। वो बोली, 10 घंटे बहुत हैं, इंशाल्लाह मैं 6 घंटे में बलगराद पहुंच जाऊंगी, तुम पास्कल के पास जाओ। वो इसी तरह सोनिया और पास्कल के पास आता जाता रहा। 6 घंटे के बाद उसने पास्कल के दिमाग में फिर तवानाई पैदा की। वह मास्क मैन के नायब के दिमाग में पहुंचकर बोला, मैं पास्कल हूं, जरूरी रिपोर्ट दे रहा हूं। कंप्यूटर के जरिए फौरन मास्क मैन से राब्ता कायम किया। पास्कल ने कहा, तातियाना को यूगोस्लाविया पहुंचाया गया है। पूछा गया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तातियाना का दिमाग दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले के कब्जे में नहीं है? वह मुसलसल तातियाना को अपने कब्जे में रखते हैं, ना उसकी आंखों से ना उसके कानों से समझने देते हैं कि त्यारे में किस किस्म के मुसाफिर हैं और वे एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक ख्यालख्वानी करने वाला घंटों दिमाग पर कब्जा नहीं जमा सकता। उसे कभी छींक या खांसी आ सकती है, उस पर कोई नागहानी उफ्ताद पड़ सकती है। ऐसे में मामूल का दिमाग थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो जाता है। पता नहीं दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले को क्या हुआ था। तातियाना का दिमाग तकरीबन 1 मिनट के लिए आज़ाद हुआ। वह हिसाबी कमजोरी में मुब्तला थी, वरना कैदी बनाकर ले जाने वालों की ऐसी तैसी कर देती। तुम ये बताओ, उसके जरिए क्या मालूमात हासिल हुई? वो यूगोस्लाविया का तैयारा था। तातियाना को तैयारे से उतारकर एक कार में बिठाया गया। उसके आसपास बैठने वालों में से एक ने ड्राइवर से कहा, होटल स्टीवरीजा चलो। गाड़ी आगे चल पड़ी। दूसरे ने तातियाना को देखकर पूछा, मिस्टर डैगर, क्या तुम मौजूद हो? यह सवाल करने से पहले ही डैगर वापस आ गया था। उसने कहा, मैं थोड़ी देर के लिए गैर हाजिर हो गया था, क्या तुम लोगों ने किसी जगह का नाम लिया है? एक ने जवाब दिया, हाँ, हमने होटल स्टीवरीजा का नाम लिया है। डैगर ने पूछा, गड़बड़ हो गई? पास्कल ने जरूर सुना होगा। अब तातियाना को ना उस होटल में ले जाया जाएगा ना इस शहर में रखा जाएगा। फ्लाइंग क्लब चलो। इसके बाद गाड़ी का रास्ता बदल गया। फ्लाइंग क्लब जाने का यही मकसद हो सकता है कि वो शहर छोड़कर जा रहे हैं। मास्क मैन ने कहा, पास्कल, तुम्हें डैगर से छेड़ कर बातें करना चाहिए, इस तरह कुछ और मालूमात हासिल हो सकती हैं। मैंने यही किया था। उसने कहा, मुझे अहमक ना समझो, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा और तातियाना के जरिए भी कुछ देखने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अलबत्ता तुम लोगों का यह तजस्सुस खत्म कर दूं कि हम तातियाना को कैसे लेकर आए। सुनो और पता नोट करो। गोर्की स्ट्रीट में एक औरत रूबी सोमोनोफ अपने अपार्टमेंट नंबर 682 में एक तवील गहरी नींद सो रही है। उसके कानों के पास ढोल बजाए जाएं, तब भी शाम 5 बजे से पहले बेदार नहीं होगी। हम तातियाना को उसी औरत के मेकअप में और पासपोर्ट में यहाँ लाए हैं, बस अब जाओ। आर्मर पास्कल के जरिए सोनिया की घड़ी हुई कहानी मास्क मैन को सुना रहा था। कहानी के आखिरी हिस्से में हकीकत थी। पुलिस और इंटेलिजेंस के अफराद रूबी सोमोनोफ के अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाजा दस्तक पर ना खुला तो उसके लॉक को तोड़ा गया। रूबी को झिझोड़कर कई बार जगाने की कोशिशें की गईं। फिर एक अफसर ने कहा, जबरदस्ती ना की जाए, यह टेलीपैथी के जरिए सुलाई गई है, जबरन बेदार करने से इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ यूगोस्लाविया की पुलिस और इंटेलिजेंस से राब्ता करके कहा गया कि दोपहर 1 और 3 बजे के दरमियान फ्लाइंग क्लबों से जितने तैयारे और हेलीकॉप्टर परवाज कर चुके हैं उनकी परवाज की मंजिल नोट की जाए। वहां जाकर ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए जिनके साथ एक औरत सफर करती रही हो। गर्ज ये कि सोनिया रूस से लेकर यूगोस्लाविया और अमेरिका तक मास्क मैन और सुपर मास्टर के आदमी को दौड़ा रही थी, खुद उसी शहर बलगराद में घूम रही थी। रूबी सोमोनोफ का मेकअप और पासपोर्ट खत्म कर दिया था। पास्कल उसकी प्लानिंग के मुताबिक बार बार मास्क मैन से कह रहा था, मुझे यूगोस्लाविया जाने दो, मैं तातियाना के करीब से करीब तर होकर उसे ढूंढ ही निकालूंगा। मास्क मैन ने कहा, तुम पूरी तरह सेहतमंद नहीं हो, फिर करीब तर रहने की क्या जरूरत है, ख्याल ख्वानी के जरिए कहीं भी पहुंच सकते हो। उसने जवाब दिया, मैं ज्यादा फासले तक ख्याल ख्वानी की परवाज करता हूं तो थक जाता हूं, करीबी परवाज मुझे नहीं थकाएगी। कहीं ऐसा ना हो लंबी परवाज की थकन मुझे फिर बीमार कर दे। इस आखिरी बात ने मास्क मैन को मजबूर कर दिया। उसने हुक्म दिया कि एक त्यारे में पास्कल चंद जासूसों और फौजी जवानों के साथ जाएगा। उसकी देखभाल के लिए डॉक्टर और नर्सें भी होंगी। बलगराद में भी सिक्योरिटी गार्ड उसे सख्त पहरे में रखेंगे और किसी को उसे मिलने की इजाज़त नहीं देंगे। तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कराते हुए पास्कल को उसी रात एक त्यारे में रवाना किया गया। वह सुबह 4 बजे बलगराद पहुंच गया। वहां ज़बरदस्त पहरे में उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया, लेकिन उसने कहा,
अभी मुझे अचानक तातियाना का दिमाग चंद सेकंड के लिए आज़ाद मिल गया था। इससे पता चल गया कि वो इसी मुल्क के शुमाल मगरबी शहर जक्का में है। मुझे फौरन वहां ले चलो। उसके हुक्म के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर लाया गया। उसने सवार होने से पहले पायलट से चंद बातें की। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं मुतमईन हूं, पायलट काबिल एतमाद है, चलो। हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हुआ। उसके साथ एक अफसर और 3 मुसल्लह जवान थे। इसमें ज्यादा अफराद की गुंजाइश नहीं थी। ट्रांसमीटर के जरिए रजीका की फौजी छावनी में इतला दी गई कि पास्कल पहुंच रहे। उसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं, लेकिन वो लोग रजीका शहर तक ना पहुंच सके। आर्मर ने अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। अफसर ने पायलट से कहा, हेलीकॉप्टर को शहर से 50 मील दूर उतारो, यह हमारे खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। पायलट ने कहा, मिस्टर पास्कल, आप अफसर का दिमाग पढ़कर बताएं, क्या मंसूबा वाकई यही है? पास्कल ने कहा, मैं बारी बारी तुम सबके दिमागों में रहता हूं। अफसर दुरुस्त कह रहे हैं, हेलीकॉप्टर उतारो, हम दुश्मनों को धोखा दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर जमीन पर पहुंच गया। अफसर अपनी जगह से उठकर 3 मुसल्लह जवानों से बोला, फौरन मेरे साथ चलो, हम 15 मिनट में फिर यहां वापस आएंगे। वो 3 मुसल्लह जवान उतर गए, फिर अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक उसके साथ दौड़ते हुए जाने लगे। पायलट ने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? आर्मर ने अफसर के दिमाग को छोड़ दिया, पायलट पर कब्जा जमा लिया। दूसरे ही लम्हे में हेलीकॉप्टर के पंखे ने फिर गर्दिश की और फिजा में बुलंद होने लगा। अफसर ने सर को झटक कर सोचा, ये मैं जंगल में कैसे पहुंच गया? उसने 3 मुसल्लह जवानों को देखा, फिर चौंक कर आसमान की तरफ सर उठाया। हेलीकॉप्टर प्रवास करता हुआ दूर जा चुका था। जब वो रजीका शहर से भी सैकड़ों मील आगे निकल गया तो आर्मर ने पायलट के दिमाग को आज़ाद छोड़कर कहा, तुम चंद मिनट में युगोस्लाविया की सरहद पार करके स्विट्जरलैंड में दाखिल होने वाले हो। आप बताओ, अपनी मर्जी से चलोगे या फिर तुम्हारे दिमाग को मुट्ठी में लेना होगा? वो बोला, पास्कल साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सरहद पार क्यों जाना चाहती हैं? तुम सवालात न करो, जो कहा जा रहा है वो करो। वो खामोश रहा। आर्मर ने उसके चोर ख्यालात पड़े। वो मजबूर था, सरहद पार करने को तैयार था। ये अच्छी तरह समझ रहा था कि धोखा देना चाहेगा तो उसका जहन पढ़ लिया जाएगा। 1 घंटे बाद सरहद पार एक फ्रांसीसी हेलीकॉप्टर पहाड़ी की बुलंदी पर नजर आया। पायलट ने अपना हेलीकॉप्टर उसके नज़दीक उतारा। पास्कल उतर गया, दौड़ता हुआ दूसरे हेलीकॉप्टर में आकर सवार हो गया। ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, अपने दिमाग में जल्जले पैदा कराना नहीं चाहता था, इसलिए बड़ी फर्मा बरदारी से फ्रांस की तरफ सफ़र कर रहा था और समझ रहा था यौम हिसाब आ गया है। वह फरहाद की फैमिली से जोजो को चुराकर मॉस्को ले गया। आज उसे चुराकर फरहाद की फैमिली में पेरिस पहुंचाया जा रहा था। आर्मर सोनिया के पास आया। वो युगोस्लाविया के शहर बलगराद से निकलकर अल्बानिया पहुंच गई थी। आर्मर ने पूछा, पास्कल पेरिस पहुंचने वाले हैं, तुम यहाँ क्यों रह गई? मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगी, पहले मास्क मैन के पास जाओ और उसके दिल पर बिजली गिराओ। आर्मर ने नायब के पास आकर कहा, अपने मास्क मैन से कहो कंप्यूटर के सामने बैठ जाए, सोनिया का कासिद है। नायब ने तंजी अंदाज में पूछा, अच्छा तो तुम मुर्दा औरत के कासिद हो? अभी तुम्हारे तंज का जवाब मिल जाएगा। क्या ये इतला अभी तक नहीं पहुंची कि पास्कल को अगवा किया गया है? नायब ने मास्क मैन से रब्ता कायम किया। आर्मर ने कहा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, लेकिन सही खबर पहुंचाना नेकी है। मैं बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि तातियाना की रिहाइशगाह में जिस लाश का चेहरा और दोनों हाथ तेजाब से बिगड़ गए थे, वो लाश सोनिया की नहीं तातियाना की थी, और जिसे तुम लोग तातियाना समझते आ रहे हो वो सोनिया थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? आपसे 9 घंटे पहले सुपर मास्टर ने भी तुमसे यही कहा था। बेचारा सच कह रहा था, मगर तुमने इसे भी बकवास समझा। वो जरा चुप हुआ। नायब हॉटलाइन पर रिसीवर उठाकर सुन रहा था। फिर उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? मगर ये कैसे हुआ? पास्कल को किसने अगवा किया है? ओह गॉड, अभी मिस्टर आर्मर मेरे दिमाग में आकर अगवा की बात कर रहे थे, मैंने यकीन नहीं किया। पास्कल की बातें दूसरी तरफ मास्क मैन सुन रहा था। उसने बेयकीनी से पूछा, पास्कल को कौन ले जा सकता है? वो सख्त पहरे में था। आर्मर ने कहा, उसे सोनिया ले गई है। ये बकवास है, ताजुब है। हमने जो किया वो तुम्हारी नज़रों में जुर्म है। इस जुर्म का हम एतराफ़ करें और तुम मानते नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके यकीन कर लो ताकि मैं बात आगे बढ़ा सकूं। मिस्टर आर्मर, मैं अभी सुपर मास्टर से गुफ्तगू करने के बाद तुमसे बात करूंगा। ठीक है, मैं सुपर मास्टर के नायब के पास भी रहूंगा। मास्क मैंने सुपर मास्टर से रब्ता कायम किया, फिर पूछा, तुमने पास्कल को अगवा कराया है? सुपर मास्टर ने खुश होकर पूछा, क्या वो टेलीपैथी जाने वाला तुम्हारे हाथ से निकल गया है? मैं तुम्हारे इतने बड़े नुकसान पर अफसोस करूंगा, लेकिन मालूम तो हो ये हुआ कैसे? तुमने कैसे समझा कि उसे अगवा किया गया है? हो सकता है वो तुम्हारी वफादारी से तंग आकर खुद चला गया हो। वो मुझसे मुखलिस और वफादार था। वो अपने मुल्क और अपनी कौम को छोड़कर खुद कभी नहीं जा सकता। तुम अनजान बन रहे हो। पहले तुमने तातियाना को अगवा किया, फिर उसके पीछे पास्कल को लगाया। सुपर मास्टर ने कहा, कब तक तातियाना को जिंदा समझते रहोगे? तुम्हें उसकी मौत का यकीन कैसे आएगा? उसके नायब ने कहा, मिस्टर आर्मर मेरे दिमाग में और कह रहे हैं कि सोनिया ने पास्कल को कैदी बना लिया है। ये बात मिस्टर आर्मर ने मास्कमैन को बताई है, लेकिन वही मुर्गी की एक टांग के तातियाना जिंदा है और पास्कल को सुपर मास्टर ने अगवा किया है। मास्कमैन ने कहा, अगर सोनिया जिंदा है और वही तातियाना बनकर आई थी तो वो नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
वो जोजो को हमारे पास छोड़कर खाली हाथ कभी ना जाती। सुपरमास्टर ने कहा, तुम्हारा दिमाग अब सोचने समझने के काबिल नहीं रहा। वो खाली हाथ कहाँ गई है? अपनी टेलीपैथी जाने वाली जोजो के बदले तुम्हारी टेलीपैथी जाने वाले पास्कल को ले गई। अगर हमारे पास्कल को कुछ हुआ तो मैं जोजो को मार डालूंगा। यानी पास्कल तो गया, जोजो को भी खत्म कर दोगे। अपने पास टेलीपैथी का हथियार नहीं रखोगे? क्यों बच्चों जैसी बातें करते हो? ऐसी परेशानी में तुम्हें किसी से बात नहीं करना चाहिए। अपने सरकार से छुट्टी लेकर आराम करो। यू शट अप। मिस्टर आर्मर, आप मेरे नायब के पास आएं। आर्मर ने कहा, तुम ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे अपने मुलाजिम को तलब कर रहे हो। तुम्हें वाकई मास्क मैन के ओहदे से छुट्टी करनी चाहिए। सॉरी मिस्टर आर्मर, मुझसे गलती हुई। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ मेरे नायब के पास तशरीफ़ लाएं। फिर उसने सुपर मास्टर से कहा, आर्मर हमारे पास कल को अगवा करने का इतराफ़ कर रहे, इसलिए मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तातियाना मर चुकी है। उसने कल सुबह 24 घंटे पहले मुझसे गुफ्तगू की थी। हमारे एक अफसर ने उससे मुलाकात की थी। वो तातियाना नहीं, सोनिया थी। मैं मानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी कौम को इतनी जल्दी तातियाना की मौत का यकीन नहीं आएगा। वैसे एक तरह से यकीन आ सकता है। मैं सुन रहा हूँ। तुम लोगों ने तातियाना की लेबॉर्ट्री में ऐसी लाश देखी थी जिसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया। तातियाना ने बताया वो सोनिया की लाश है और तुम लोगों ने यकीन कर लिया क्योंकि तातियाना हमेशा से काबिले एतमाद रही है। लेकिन सोनिया की ज़िंदगी का सबूत मिल जाए तो इसका मतलब होगा तातियाना मर चुकी है। सोनिया ने उसकी लेबॉर्ट्री में उसका कत्ल किया, तेजाब से चेहरा बिगाड़ दिया, फिर खुद तातियाना बनकर तुम लोगों को धोखा देती रही। हाँ, अगर सोनिया की ज़िंदगी का सबूत मिल जाए तो हमें तातियाना का मातम करना होगा। लेकिन सोनिया कहाँ है? यही सवाल मैं करता हूँ, तातियाना कहाँ है? उसे तुम लोगों ने ऐसा कमज़ोरियों में मुब्तला कर दिया है। तुम्हारे एक डैगर उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखता है। मास्कमैन, बेहतर है तुम छुट्टी करो। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि जब हम तातियाना को कैदी बना लेते तो डंके की चोट पर ऐलान करते? इसमें शुबा नहीं कि वह जिंदा रहती तो दूसरी सोनिया बन जाती। हम उसे कई तरह के फ़ायदे उठा सकते थे। लेकिन पास्कल ने कल रिपोर्ट दी थी कि तातियाना जिंदा है और वह अगवा करके बलगराद पहुंचाई जा रही है। आर्मर ने पास्कल बनकर रिपोर्ट दी थी। ज़रा सोचो, पास्कल बीमारी से उठकर अचानक ख्यालख्वानी कैसे करेगा? वो आर्मर का मामूल बनकर रिपोर्ट दे रहा था। मास्कमैन ने सुपर मास्टर से रब्ता ख़त्म कर दिया। दोनों हाथों से सर थाम कर सोचता रहा। फिर उसने हॉटलाइन पर जनाब शेख अल फारिस से रब्ता कायम किया और पूछा, क्या सोनिया जिंदा है? जिसे तुम मुर्दा समझ रहे हो वो जिंदा है, जिसे जिंदा समझ रहे हो वो मुर्दा है। ऐ अकल वालो, इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि अपनी मौत से पहले कोई नहीं मरता और मौत की घड़ी में कोई दूसरी सांस नहीं ले सकता। मौत से डरो, खुदा से डरना आ जाएगा। खुदा का खौफ इंसान को आदमी बनाता है, खुदा का खौफ आदमी को इंसान बनाता है। खुदा हाफिज। रब्ता ख़त्म हो गया। मास्कमैन जानता था जनाब शेख साहब याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो 2 बातों में जवाब मुकम्मल करके नसीहत करके खुदा हाफिज कह देते हैं। उसने रसीवर रख दिया। आखिर में शेख साहब से पूछने का मकसद यही था कि उनसे झूठी या गलत इतला मिलने की तवक्को नहीं थी। सिर्फ उन्हीं की ज़ुबान पर एतमाद किया जाता था। अब उसे यकीन हो गया तातियाना की मौत और पास्कल का अगवा 2 नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान थे। अपने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाने के बाद वो मास्कमैन के ओहदे पर नहीं रह सकता था। उसने नायब को इंटरकॉम पर मुखातिब किया, फिर कहा, मेरा इस्तीफ़ा टाइप करो, मैं दस्तखत कर दूंगा। आर्मर ने सोनिया के पास आकर उसे तमाम रिपोर्ट सुनाई। वो बोली, इंतज़ार करो, नया मास्कमैन आते ही पास्कल का मुतालबा करेगा। आर्मर ने जवाबन कहा, हम जवाबन जोजो और मारिया का मुतालबा करेंगे। नहीं, सिर्फ मारिया का मुतालबा करेंगे। वो हैरानी से बोला, क्या कह रही हो? क्या मेरी बहन दुश्मनों के पास रहेगी? हाँ, तुमने कहा था वो बहुत ही संजीदा और बेहद ज़हीन है। खुद को ना जोजो तस्लीम करती है ना मौलाना अंद्रोफ। वो अपनी पहचान अपनी जहानत से करना चाहती है। मैंने ये कहा था, लेकिन वो बात काट कर बोली, बहन की मोहब्बत में जज्बाती ना बनो, अकल से सोचो। तुम जोजो का मुतालबा करोगे तो वो जोजो की हैसियत से हमारे पास आने से इनकार कर देगी, तो फिर मौलाना अंद्रोफ की हैसियत से वहाँ रहने से भी इनकार कर देगी। यही तो देखना है कि वो क्या फ़ैसला करती है। जाओ पहले उसका फ़ैसला मालूम करो। वो बहन को वापस लाने के लिए बेताब था। फ़ौरन ही उसके पास पहुँच गया। वो आंखें बंद के बिस्तर पर लेटी हुई थी, बड़े सुकून से सोच रही थी, मुझे परेशान और फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द सेहतयाब होने के लिए फ़िक्र और परेशानी को जहन से निकालना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए। डॉक्टर ऊपर से दवा करते हैं, मरीज़ अंदर से मुस्कुराहटों और हौसलों से अपना इलाज खुद करता है। जो बहन बचकाना जहन रखती थी, उसकी जहानत भरी सोच सुनकर आर्मर की आंखों में आंसू आ गई। वो सोनिया के पास आकर बोला, वो खुश रहकर बड़ी कुव्वत इरादी से जल्द अज जल्द सेहतयाब होना चाहती है। वो कौन है, क्या है, ऐसी कोई फिक्र करना नहीं चाहती। ज़रा सोचो सोनिया, मेरी बहन कितनी ज़हीन हो गई है। मैं सोच रही हूँ तुम भी समझने की कोशिश करो। क्या उसे जो जो कहकर फिक्र और परेशानी में मुब्तला करोगे? मैं ऐसा करना नहीं चाहता। यानी हम उसे जो जो नहीं कहेंगे तो दुश्मनों से मौलाना अंद्रोफ साबित कर देंगे। ये इतना आसान नहीं है। जब तक ऑपरेशन का ज़ख्म नहीं सूखेगा वो बिस्तर से उठने के काबिल नहीं होगी। डॉक्टर भी उसके सामने किसी परेशानी और फिक्रमंदी की बातें करने नहीं देंगे।
तुम हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसे जो जो कहकर मुखातिब करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मैं जानता हूं तुम्हारा तरीक़ेकार अजीब होता है मगर नतीजा खेज होता है। फिर भी एक भाई की जुबान अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? इंशाल्लाह आ जाएगी। उसे मैं नहीं लाऊंगी, तुम नहीं लाओगे। खुदा की मर्जी से उसका मजाजी खुदा उसे लाएगा। मजाजी खुदा यानी पारस। मैं दरख्त पर छुपा बैठा रहा। वही मेरे लिए महफूज तरीन जगह थी। ऐसे बुरे वक्त में बेटी और जवान बेटा साथ छोड़ गए थे। हालांकि बुरा वक्त उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उन्हें मेरी ज़रूरत थी। अगर मैं जिंदा होता, मुझे उनकी ज़रूरत है क्योंकि मैं जिंदा हूं। घने दरख्त में छुपे रहने से ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी और ज़मीन पर से मुझे देखा नहीं जा सकता था। बेशुमार दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे, कुछ वहां आकर ठहर गए थे। एक अफसर कह रहा था, इधर से फायरिंग हुई थी, वो इन्हीं अतराफ में कहीं होगा, उसे तलाश करो। मैं उस अफसर के अंदर पहुंचकर देखने लगा। फौजी जवान दबे कदमों बढ़ते हुए मुख्तलिफ सिमत जा रहे थे। ये वही मातियत अफसर था जो अपने सीनियर के साथ मेरे कॉटेज में आया था। वह तमाम लोग मुझे राहब कहते थे। मैंने उसकी सोच में कहा, ये क्या, ये मुझे कोई पुकार रहा है? फिर मैंने अपनी सोच में कहा, मिस्टर बेकर, मैं दरख्त में छुपा हुआ हूँ। उसने सर उठाकर देखा। तब मैंने जुबान से धीमी आवाज़ में कहा, देखो गोली ना चलाना, तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, तुमने मुझे कॉटेज में देखा है। 4 जवानों ने राइफलों का रुख दरख्त की बुलंदी की तरफ किया। अफसर ने पूछा, क्या तुम राहब हो? मैं वही बदनसीब हूँ, जहाँ जाता हूँ गोलियाँ चलने लगती हैं। इस दरख्त पर चढ़कर छुपा बैठा हूँ, क्या नीचे आ जाऊँ? आओ और बताओ, यहाँ तुमने किसी को देखा है? मैंने उतरते हुए कहा, इतने इंसान देखे हैं कि ये जंगल नहीं शहर लगता है। वैसे सब फौजी थे मगर वो 2 सबसे अलग थे। एक नौजवान था, दूसरी औरत थी। मगर तुमने मेरे कॉटेज में 2 औरतों और एक जवान के मुतल्लिक पूछा था, जबकि उस जवान के साथ एक ही औरत नजर आई। अफसर ने कहा, दूसरी भी है, छुपकर तीर चला रही है। वैसे वो तीनों बचकर नहीं जाएंगे। ये बताओ वो जवान किधर गया? अली तैमूर माँ को लेकर शुमाल की सिमत गया था। मैंने मगरिब की सिमत बताई। अफसर ने कहा, तुम हमारे साथ चलो। मैंने कहा, हरगिज नहीं, मैं कॉटेज से तुम्हारे सीनियर अफसर के साथ मुसल्लह जवानों की भीड़ में इधर आया था। जानते हो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मैं कहूँगा तो यकीन नहीं करोगे। शट अप, वक्त ज़ाया न करो। तुमने क्या देखा? तुम्हारे फौजी जवान एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे, अपने साथियों को मार रहे थे और खुद भी मर रहे थे। मैं जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया। हमारे साथ आने वालों में सिर्फ एक जवान जिंदा रह गया। जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? मैं कहूँगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। वो गुस्से में पांव पटक कर बोला, हमें मालूम है, उनके साथी आर्मर ने टेलीपैथी के जरिए उन्हें आपस में लड़कर मरने पर मजबूर किया होगा और उस आखिरी जवान ने खुदकुशी की होगी। मैं हैरानी से बोला, अरे तुम भी टेलीपैथी जानते हो? तुमने टेलीपैथी से मालूम कर लिया उसने खुदकुशी की? अच्छा बताओ, उसने खुदकुशी से पहले क्या कहा था? तुम्हारा सर कहा था। मैं टेलीपैथी नहीं जानता मगर तरीक़ेकार को समझता हूँ। आर्मर ने आखिरी जवान को अपनी ही गोली से मरने पर मजबूर किया होगा। बाय द वे, उसने मरने से पहले क्या कहा था? उसने कहा था, ए राहिब, तू दीनदार है, दुनिया वालों से कोई वास्ता नहीं, तू किसी का दुश्मन है। इसलिए मैं एक काम की बात बताता हूँ, यहाँ सुबह तक गोलियां चलती रहेंगी। तेरे बचाव के 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि तू अपने कॉटेज की 4 दीवारी में महफूज रहेगा। दूसरा ये कि बेकर नामी एक फौजी अफसर के गले में सुरख नगों वाली एक स्लीब है। वो स्लीब जिसके गले में होगी वो जिंदा रहेगा। गोलियां उसके आसपास से गुजर जाया करेंगी। अफसर ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखा। वो सुरख नगों वाली स्लीब उसकी वर्दी के अंदर छुपी हुई थी। स्लीब हो या तावीज़ लोग अकीदत की बिना पर पहनते हैं। मेरी बातों से उसके अकीदे में पुख्तगी आई कि अब तक वो स्लीब के बायस महफूज रहा। मैंने पूछा, मिस्टर बेकर, क्या वाकई तुम्हारे पास वो स्लीब मौजूद है? हाँ, उसने टेलीपैथी के जरिए मालूम किया होगा। मेरी तारीख पैदाइश के मुताबिक मुझ पर सुरख रंग का मस्बत असर होता है, इसलिए मैंने स्लीब में सुरख नग लगवाए थे। मेरा ईमान है कि मैं इसी वजह से महफूज हूँ। मैंने कहा, वो कह रहा था कि तुम्हारी स्लीब मैं पहन लूँ तो महफूज रहूँगा, लेकिन तुम अपनी स्लीब मुझे देकर मौत को दावत नहीं दोगे। बकवास ना करो, यहाँ से चलो। मैं अपने कॉटेज में महफूज रह सकता हूँ। अगर वो स्लीब नहीं देना चाहते तो मुझे कॉटेज तक पहुँचा दो। उस स्लीब के साथ मेरी दवाएं भी तुम्हारे काम आती रहेंगी। उसने 2 फौजी जवानों से कहा, इसे जीप में लेकर कॉटेज छोड़ाओ। अफसर अंदर से खुद को हल्का फुल्का और हर तरह से महफूज समझ रहा था। बहुत खुश था, मेरी दवाएं भी लेना चाहता था, इसलिए मुझे हिफाजत से कॉटेज तक पहुंचाने का हुक्म दे चुका था। मैंने जीप पर बैठते हुए कहा, मिस्टर बेकर, जानते हो उस आखिरी जवान ने खुदकुशी करते वक्त आखिरी 3 अल्फाज क्या कहे थे? क्या कहे थे? मैं कहूँगा तो यकीन नहीं करोगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बाप यकीन कर दूंगा। मैंने कहा, उस बेचारे ने खुद को गोली मारने से पहले एक आहे सर्द भरी, फिर 3 अल्फाज अदा किए, हाय सोफिया लॉरीन। जीप स्टार्ट होकर एक झटके से आगे बढ़ी, फिर तेज रफ्तारी से कॉटेज की सिमत जाने लगी।
अफसर आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे जीप के अंदर देख रहा था, जबकि धुंध में हम नजरों से ओझल हो गए थे। उसने नागवाड़ी से कहा, यह कमबख्त राहब है, पता नहीं किसने इसे राहब बना दिया। उल्लू का पट्टा मैदानी जंग में सोफिया लोरीन की याद दिलाकर चला गया। आह हाय। मैं उसके दिमाग से निकलकर रसवंती के पास आया। वो बुखार के बायस मुझे महसूस नहीं कर सकती थी। वैसे अब बुखार नहीं था, सिर्फ कमजोरी थी। मैंने सोच लिया, जब वो बेटे के साथ सरहद पार चली जाएगी तो उसके अंदर रहकर तवानाई पैदा करूंगा। अभी मौका नहीं था। मैं उन्हें सरहद पार कराने और उनके साथ जाने के लिए किसी महफूज तरीन रास्ते की तलाश में था। अली ने दुश्मनों की एक वैगन हासिल कर ली थी। आला बीबी और अपनी माँ के साथ नक्शे के मुताबिक सरहद की तरफ जा रहा था। मैंने रसवंती की जुबान से कहा, बेटे यूं खतरात की तरफ ना जाओ। सरहदी महाजों पर त्यारा शिकन तोपे, मिसाइल और न जाने क्या कुछ होगा। महाजों पर फौज का एक एक सिपाही ताक में बैठा होगा। वो बोला, मामा और भी बहुत कुछ होगा, मैं सब समझता हूँ। इत्तफाक से गाड़ी हाथ आ गई है। मैं हमलावरों से आपको दूर ले जा रहा हूँ। हम आगे जाकर रुक जाएंगे, सरहदी लाइन के सिमत पैदल जाएंगे और दूर से वहां का जायजा लेकर उस पार जाने की तदबीर करेंगे। आला बीबी ने कहा, इस वक्त आर्मर को हमारे पास होना चाहिए। वो एक सिपाही के दिमाग में जगह बनाकर पूरे महाज की खबर ले आएगा। अली ने कहा, टेलीपैथी जानने वाले पापा ना रहे, ऐसे वक्त मामा बीमार हैं। आर्मर बेचारा अपनी बहन जोजो के सिलसिले में मसरूफ होगा। इसीलिए हम दोनों भाई शुरू से टेलीपैथी के खिलाफ हैं। हमें हर हाल में अपने बल पर मसाइल का सामना करना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि हम अक्सर मुश्किल तरीन मरहलों में माँ बाप का सहारा लिए बगैर कामयाब रहते हैं। अल्लाह की मर्जी से आज भी कामयाब रहेंगे। आला बीबी ने आर्मर का जिक्र किया तो मुझे रास्ता मिल गया। मैंने कॉटेज पहुंचकर फौजियों का शुक्रिया अदा किया, फिर अपने बिस्तर पर आकर पालती मारकर बैठ गया। आर्मर की आवाज़ और लहजे को याद किया ताकि उसका रोल अदा कर सकूं। फिर याद आया कि वो उनके पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा करता होगा। उसके बगैर उसे दिमाग में आने की इजाज़त नहीं मिलती होगी। मैं रसवंती के पास आया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। उसके चोर ख्यालात ने कोड वर्ड्स बताए। मैं उनके सहारे आला बीबी के दिमाग में पहुंचा। वो बोली, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं अभी याद कर रही थी। मैं चबाया हुआ लुकमा निगलने के लिए पानी पी रहा था। अचानक ठुसका लगा। लुकमा दिमाग की तरफ चढ़ गया। आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। तब ख्याल आया कि कोई याद करता है तो हिचकियाँ आती हैं या ठुसका लगता है, मगर बुरी तरह लगता है। कम अज़ कम खाते वक्त किसी को याद नहीं करना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, आर्मर तुम्हें क्या हो गया है? अपने मजाज के खिलाफ इतनी जिंदा दिली से बोलते जा रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दरअसल मेरे मजाज में जो जिंदा दिली है वो कभी कभी हद से बढ़ जाती है। मुझ जैसे आदमी को जनाब शेख साहब दीनदार और फलसफी बनाना चाहते थे। बड़ा नेक ख्याल था। उनकी हदायत पर अमल करता रहता तो फरिश्ता बन जाता या करामात का आमिल एक बुजुर्ग कहलाता। लेकिन मैं अव्वल मैं हूँ, आखिर मैं हूँ। जब तक दुनिया पर हूँ ज़मीनी रहूँगा, आसमानी मखलूक नहीं बन सकूँगा। मैंने संभल कर कहा, आला बीबी आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन का ऑपरेशन कामयाब रहा है। अब वो बच्ची नहीं बालिग हो गई है और अपने पारस के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारेगी। अभी उसकी दिमागी हालत कैसी है? इत्मीनान बख्श है, इसीलिए तो मैं खुश हूँ। ये बात मैंने अंदाजे से कह दी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि जोजो कहाँ है और उसका ऑपरेशन दोस्तों ने कराया है या दुश्मनों ने। मुझे इतना मौका नहीं मिल रहा था कि मैं अपने एक एक अजीज़ और रिश्तेदार की खैरियत मालूम करता। आला बीबी जोजो के मुतल्लिक कोई बात पूछ सकती थी। उससे पहले मैंने पूछा, तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? क्या तुम लोग सरहदी लाइन तक पहुँच गए हो? उसी वक्त अली ने गाड़ी रोक दी। फिर आला बीबी से कहा, तुम मामा का ख्याल रखो, मैं कुछ दूर पैदल जाकर करीबी मोर्चे का जायजा लूँगा। आला बीबी ने कहा, आर्मर मेरे पास है, मेरा ख्याल छोड़ो, तुम अपनी माँ के पास रहो। आंटी आप भी मेरी माँ हैं। मैं अपनी एक माँ को दुश्मनों की तरफ भेजकर दूसरी माँ के पास रहूँगा तो ये बेगैरती और बेहिसी मुझे मार डालेगी। तो फिर आर्मर को अपने दिमाग में आने दो, ये मुझे मंजूर है। मैंने बेटे के दिमाग में पहुँचकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसने कहा, अंकल मैं ट्रांसमीटर पर बातें करने जा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ की आवाज़ और लहजे को नोट करें। उसने अपनी किट में से एक ट्रांसमीटर निकाला, उसे ऑपरेट किया, फिर जापानी ज़ुबान में किसी को मुखातिब करने लगा। चंद लम्हों के बाद दूसरी तरफ से भी जापानी ज़ुबान में जवाब मिला। अली ने कहा, हम नक्शे के मुताबिक इस सरहदी लाइन के करीब हैं, जो हमारे तुम्हारे हिसाब से नॉर्थ की लाइन वेस्ट जाने वाली लाइन को क्रॉस करती है। तुम बताओ कहाँ हो? दूसरी तरफ से एक फ्रांसीसी सीक्रेट एजेंट ने कहा, मैं इस क्रॉस लाइन से 20 मील दूर हूँ। हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर्स, एक तैयारे के अलावा 2 जीपें और एक बुलेट प्रूफ वैगन कार है। तुम जब कहोगे हम चल पड़ेंगे। अली ने कहा, अभी मैं करीबी मोर्चे का जायजा लेने जा रहा हूँ। हो सकता है ट्रांसमीटर किसी वजह से इस्तेमाल में ना आ सके या उसे इस्तेमाल करने का वक्त ना मिले, इसलिए मिस्टर आर्मर तुम्हारे दिमागों में आते जाते रहेंगे। लेकिन यह हजरत जापानी जुबान नहीं जानते। तुम अंग्रेजी का एक आम सा फिक्रा अदा करो। आर्मर को तुम्हारे पास पहुंचने के लिए वो एक बात काफ़ी होगी। मैं जापानी जुबान जानता था लेकिन आर्मर की हैसियत में बोल नहीं सकता था। अली ने मुझे एक फिक्रा सुनवाकर ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। मैं सीक्रेट एजेंट के पास पहुंच गया, उसके साथ 2-4 बातें की, फिर अली के पास आ गया। वहां किसी भी ट्रांसमीटर से होने वाली गुफ्तगू दूसरे महाजों में सुनी जा सकती थी।
इसीलिए उन्होंने जापानी जुबान में गुफ्तगू की थी। अब मेरी मौजूदगी में ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं रही थी। अली दबे कदमों एक तरफ बढ़ता जा रहा था। रात के वक्त सरहदी लाइन के करीब इस तरह जाना मुमकिन ना होता। रोशनी में दूर से देख लिया जाता, अगरचे पूरा चांद निकल आया था, मगर कोहर की ज्यादती ने आंखों को अंधा कर दिया था। 10 गज के फासले से भी कुछ नजर नहीं आता था। अचानक किसी ने ललकार कर कहा, हॉल्ट, कौन है? मैंने कहा, अली, आगे ना बढ़ना, मैं अभी आता हूँ। मैं ललकारने वाले की खोपड़ी में पहुंच गया। वो रेत के बोरों के पीछे खड़ा अपने अफसर से कह रहा था, मैंने आवाज़ सुनी थी। अफसर ने सरगोशी में कहा, खामोश रहो। मैं अफसर के पास पहुंच गया। वो बड़ी तवज्जो से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, किसी जानवर की आहट हो सकती है। वैसे सिपाही को एक ही आहट पर हॉल्ट नहीं कहना चाहिए। जानवर अंग्रेजी नहीं समझते। इतना कहकर मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। इस महाज के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने लगा। फिर अली के पास आकर बोला, तुम गाड़ी में वापस जाओ, मैं रास्ता साफ करके अभी आता हूँ। अंकल, आप क्या करना चाहती हैं? तुम आहट पैदा किए बगैर वापस जाओ, मैं आकर बताता हूँ। वो रेंगते हुए वापस जाने लगा। मैं अफसर के जरिए उस मोर्चे के उन सिपाहियों के पास पहुंचा जो तोपों और मशीन गनों के पास अलर्ट खड़े हुए थे। वो एक दूसरे से कभी कभी बातें करते थे या मैं उनमें गुफ्तगू की तहरीक पैदा करता और एक से दूसरे और तीसरे तक पहुंचकर मालूम करता था कि कौन से हथियार कहाँ रखे हुए हैं, इस मोर्चे में कितने सिपाहियाँ और गोला बारूद का कितना जखीरा है। फिर मैं शुरू हो गया। एक मशीन गन से दूर खड़े हुए सिपाही ने हैंड ग्रेनेड निकालकर उसकी चाबी दांतों से बाहर की, फिर उसे मशीन गन के पास फेंक दिया। अंधेरे में कोई समझ ना सका किसने क्या चीज़ फेंकी है। एक सिपाही ने पूछा, इधर क्या फेंका गया है, किसने फेंका? उसका सवाल पूरा होने से पहले ज़बरदस्त धमाका हुआ। मशीन गन के साथ कितने सिपाहियों के जिस्म फिजा में उड़े, ये किसी ने गिनती नहीं की। मैं दस्ती बॉम्ब फेंकने वाले के दिमाग में था। धमाके से पहले ही मैंने उसके दांतों से दूसरे बॉम्ब की चाबी निकलवा ली थी और उसे दूसरी मशीन गन की तरफ फेंक दिया था। एक के बाद दूसरे धमाके ने सिपाहियों के होश उड़ा दिए। उन्होंने कितने ही साथियों के चीथड़े उड़ते देखे थे। अफसर चीख रहा था, चारों तरफ गोलियां बरसाओ, दस्ती बॉम्ब फेंकने वाले कहीं करीब हैं, उन्हें दूर जाने का मौका न दो। तीसरी मशीन गन से गोलियां चलने लगी। मैंने एक मामूल के जरिए उसे भी बॉम्ब से उड़ा दिया। चौथी और आखिरी मशीन गन पर खड़ा हुआ सिपाही मेरी मुट्ठी में था। वह गन का रुख अपने ही साथियों की तरफ करता हुआ गोलियां चलाने लगा। इधर उधर भागने वाले चीखें मारकर गिरने लगे। अफसर ने मशीन गन वाले को गोली मार दी, फिर चीख कर बोला, मैं समझ गया, टेलीपैथी के जरिए हमला किया गया है, मगर वह तीनों यहां से नहीं जा सकेंगे। 10 मिनट के अंदर दूसरे मोर्चे के सिपाही यहां पहुंच जाएंगे। मैंने अली से कहा, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो, तेज रफ्तारी से सरहदी लाइन क्रॉस करो, जितनी दूर जा सकते हो जाओ। मैं सीक्रेट एजेंट की इतला दे रहा हूँ। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अंकल, यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये धमाके कराए हैं। आप तो एक चूंटी को भी नहीं मारते। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी। मैं कोई जवाब दिए बगैर फिर मोर्चे में आया। अफसर मशीन गन को चारों तरफ चलाकर चिल्ला रहा था। जो सिपाही जिंदा थे वो जमीन पर लेट गए थे। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो राइफल संभाल कर नीचे लेटे हुए सिपाहियों पर गोलियां बरसाने लगा। कुछ मरे, कुछ उठकर भागने लगे। एक सिपाही ने जवाब भी फायर किया। अफसर के हाथ से राइफल गिर पड़ी। सिपाही ने कहा, तुम अफसर होकर अपने सिपाहियों पर गोलियां बरसा रहे हो? मैंने सिपाही के दिमाग में आकर अफसर को गोली मार दी। उसी वक्त एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह तेज रफ्तारी से जा रही थी, धुंध में नजर नहीं आ रही थी। जो सिपाही बच गए थे वो आवाज़ की सिमत दौड़ते हुए फायरिंग करने लगे। मैंने रसवंती के पास पहुंचकर देखा, अली तेजी से ड्राइव कर रहा था। आला बीबी वैगन का पिछला शीशा तोड़कर जवाबी फायर करती जा रही थी। मैंने सीक्रेट एजेंट से कहा, वो सरहद पार कर चुके हैं, लेकिन दुश्मन ताक़ुब में है। दुश्मनों की तोपें और मशीन गन्नें तबाह हो चुकी हैं। मैं आला बीबी के पास आया। फौजी जवान मोटरसाइकिलों पर ताक़ुब करते हुए फायरिंग कर रहे थे। मैं आला बीबी के दिमाग में बैठकर उनका निशाना लगाने लगा। वो गिनती में थोड़े थे। जितनी आवाज़ें सुनी थी और जितने दिमागों पर कब्जा जमाया था वो सब मर चुके थे। ताक़ुब करने वालों में से कोई मेरे काबू में नहीं था। फिर भी मैंने और आला बीबी ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को मार गिराया। उसी लम्हे में एक गोली आकर आला बीबी को लगी। उसके मुंह से चीख निकली। मैंने उसके अंदर तवानाई पैदा करते हुए संभाला। एक मोटरसाइकिल बिल्कुल करीब आ रही थी। इस बार रसवंती निशाना बन सकती थी। मैंने आला बीबी के कमज़ोर हाथों से फायर कराया। पहला फायर खाली गया। दूसरी गोली उसे लगी। उधर वो गिरा, इधर आला बीबी पिछली सीट पर गिर पड़ी। उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे चुकी थी। अली ने ड्राइव करते हुए पूछा, आंटी क्या हुआ, गाड़ी रोकूं? मैंने रसवंती की ज़ुबान से कहा, नहीं, गाड़ी ना रोकना, मैं आला बीबी के पास जा रही हूँ। वह पिछली सीट के पास आई। मैं फिर आला बीबी के डूबते हुए दिमाग में जा पहुंचा। वो वाकई मौत के अंधेरे में डूबने जा रही थी। मैंने अली से कहा, आला बीबी को फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, रफ्तार बढ़ाते जाओ। वो आंधी की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मैं आला बीबी के पास आया। रसवंती उसका सर अपने सीने से लगाए कह रही थी, हाय मैं मर जाऊं, तुम मेरे लिए जान पर खेल गई और मैं अभी तक पहचान नहीं पा रही थी कि तुम मेरी कौन सी सगी हो। हाय, कोई सगी होती तो वो भी ऐसी कुर्बानी ना देती। आला बीबी ने रुक रुक कर सांस खींचते हुए कहा,
जब तुम्हें यकीन आएगा तो मेरी किस्मत पर रश्क करोगी। मैं तुमसे और सोनिया से बाजी ले गई। मैं तुम दोनों से पहले फरहाद से जाकर मिलूंगी। फरहाद से जाकर मिलूंगी। ये कहते उसकी गर्दन ढलक गई, आंखें बंद हो गईं। फरहाद के लिए धड़कने वाला दिल हमेशा के लिए चुप हो गया। आह, मैं क्या हूं? मैं जिंदा हूं या मुर्दा? अगर जिंदा हूं तो आला बीबी ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? अगर मुर्दा हूं तो 40 चोरों की आला बीबी किस मुर्दा खाने में मुझसे मिलने गई है? मेरी जिंदा दिली देखते ही मुर्दा हो गई। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर आंखें खोल दी। मैं अपने कॉटेज के बिस्तर पर पालती मारे बैठा था। वहां तन्हा था, लेकिन आला बीबी की अब्दी जुदाई का सदमा मेरे साथ था। मैं आखिरी लम्हात में उसके अंदर था। उसे मैंने दम तोड़ते और दुनिया छोड़ते देखा था। फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाकमाल औरत मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई है। बाबा साहब के इदारे में जब ये जान गुदास खबर पहुंचेगी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। वो बेमिसाल थी, हर दिल अजीज थी। अपनी सलाहियतों से और हाजिर दिमागी से नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। लोग मुझे भी कुछ ऐसा ही समझते थे। मेरे दोस्तों और दुश्मनों को पहले मेरी भी मौत का यकीन नहीं आया होगा, और अब ऐसा पुख्ता यकीन हो गया है कि बीवी मुझे नहीं पहचानती, बेटा दिमाग में आने नहीं देता। मैं जिस रिश्ते के सामने जाऊंगा वो मेरी हयात नौ का मजाक उड़ाएगा। ये दुनिया अजीब है। रफ्ता रफ्ता आला बीबी की मौत का यकीन कर लेगी, लेकिन मेरी जिंदगी का यकीन नहीं करेगी। आज मैं अजनबी हूँ, फरहाद नहीं हूँ। फरहाद अली तैमूर को उसके माँ बाप ने पैदा किया। उसने माँ बाप की दी हुई जिंदगी गंवा दी, उस जिंदगी की शनाख्त खो दी। इसलिए मैं अजनबी हूँ। मुझे मौत ने जन्म दिया है। मैं कब्र से उठकर इस दुनिया में आया हूँ। आदमी चाहता है उसकी ज़िंदगी कभी ख़त्म ना हो, और मैं कहता हूँ ज़िंदगी ख़त्म हो तो फिर ऐसी ना मिले जैसी मुझे मिल रही थी। मेरी बीवी और बेटा मुझे दुश्मनों के दरमियान छोड़ गए थे, खुद सरहद पार कर गए थे। ये सोचने ये याद करने की ज़रूरत नहीं समझी कि मुझे गोलियों की बौछार में दरख्त की एक शाख पर बिठा कर चले गए हैं। अरे वाहरी ज़िंदगी! अब मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे इतनी बड़ी दुनिया में नए सिरे से अपना वही मुकाम बनाना था जो बनाकर खो चुका था। टेलीपैथी के सहारे दोबारा फरहाद बनना कुछ मुश्किल नहीं था। हाँ, फिर से रसवंती का शौहर, दोनों बेटों का बाप और सोनिया का महबूब बनना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। कोई मुझे घास डालने वाला नहीं था। सोनिया की याद आई तो मैं बेचैन हो गया। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? जिसकी आंख से कभी आंसू नहीं टपका, वो क्या छुपकर मेरे लिए रोती होगी? मैं उसके पास पहुंचने के लिए बेताब हो गया। मैंने आंखें बंद की, तसव्वुर में उसका चेहरा, उसकी आंखें देखी, उसके लबो लहजे को याद किया। मैं जानता था वो सांस रोक लेगी, इसलिए दिमाग में पहुंचते ही बहुत पुराने कोड वर्ड्स अदा किए। फरहाद, टू किस योर माइंड इफ़ यू डोंट माइंड। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, प्रिंस डैगर, मैं मानती हूँ तुम मेरे आशिक हो, तुम हो या कोई और हो। मैं किसी को आशिक बनने से रोक नहीं सकती, लेकिन ये फरहाद बनकर क्यों आए हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई डमी नहीं, फरहाद हूँ, तुम्हारा अपना फरहाद। देखो, तुम ख्याल ख्वानी कर लेते हो। आज फरहाद के लबो लहजे में बोल रहे हो। तुम्हें उसके कोड वर्ड्स का भी इल्म हो गया। हो सकता है तुम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसका चेहरा भी अपना लो और सर से पांव तक फरहाद बन जाओ, लेकिन फरहाद की रूठी हुई जिंदगी कैसे वापस लाओगे? ओह सोनिया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारा फरहाद हूँ। प्रिंस, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का नाटक किया, मैं मजबूर थी। ऐसा ना करती तो सुपर मास्टर मुझे मास्को में बेनकाब कर देता, मेरा वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। इसने मैं फौरन तुम पर आशिक हो गई और तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार होकर अपने सुपर मास्टर को चक्कर देते रहे। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से समझाया था कि सुपर मास्टर या किसी भी सुपर ताकत की गुलामी ना करो, फरहाद की तरह आज़ाद रहकर अपना मुकाम बनाओ। मगर तुम तो खुद को फरहाद कहने लगे हो। तुमने ये कैसे समझ लिया कि प्रिंस से फरहाद बनोगे तो मैं मोहब्बत करने लगूंगी? मैं पूछना चाहता था कि ये प्रिंस डैगर कौन है कि उसी वक्त किसी ने ख्याल ख्वानी के जरिए से मुखातिब किया। सोनिया, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। वो हंसते हुए बोली, अब अपनी आवाज़ में बोल रहे हो और खुद को प्रिंस तस्लीम कर रहे हो। क्या अभी तुम्हारा दिमाग चल गया था? खुद को फरहाद क्यों कह रहे थे? प्रिंस ने एक सरदा भरकर कहा, तुमने बेहोशी का बहाना करके मुझे अपने चोर ख्यालात पढ़ने का मौका नहीं दिया। मुझे धोखा देकर मास्को से चली आई। मुझे इसका दुख रही। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है। अभी मैंने खुद को फरहाद नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है तो अपना पैदाइशी नाम छोड़ दूंगा, अपनी पैदाइशी सूरत बदल दूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए फरहाद का हमशक्ल बन जाऊंगा। मैं अभी कह चुकी हूँ तुम फरहाद की डमी बन सकते हो, मगर फरहाद नहीं बन सकोगे। वो जो था वही था, उसकी जगह कोई नहीं ले सकेगा। वो बोलते बोलते रुक गई। किसी तीसरे ने उसे मुखातिब किया था, यानी हम दो सोनिया के दिमाग में थे। तीसरा उसके सामने बनफ़से नफीस मौजूद था और पूछ रहा था, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो चौंक कर बोली, मिस्टर, मैं एक ज़रूरी मसले पर गौर कर रही थी। तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, प्लीज़ मुझे इस मेज़ पर तन्हा रहने दो। वो सॉरी कहकर चला गया। सोनिया के दिमाग में वही रूहानी पुख्तगी थी जिसे मैं कई बार आजमा चुका था। उसके चोर ख्यालात पढ़ना मुमकिन नहीं था। मैं भी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसकी हरकतों से ख्यालात का कुछ अंदाज़ा हो जाता था। उसने अपने सामने आकर बैठने वाले को इसलिए भगा दिया कि हम उसकी एक आवाज़ सुनने के बाद दूसरी ना सुने।
पता नहीं प्रिंस टैगर ने उस अजनबी के लबो लहजे को तवज्जो से सुना था या नहीं। मैं तो सुनते ही सोनिया को छोड़कर उसके पास पहुंच गया। उसके जरिए मालूम हो सकता था कि वो क्या कर रही है, किस मुल्क और किस शहर में और किस मामले में उलझी हुई है। मैं उस अजनबी के दिमाग में जगह बनाने के बाद फिर सोनिया के पास आ गया। प्रिंस टैगर कह रहा था, सोनिया तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हें ख्यालों में देखता हूँ। तुम्हारे पास फ़ौरन पहुंच जाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी रिहाइश का और अपना मुल्क छोड़ने के लिए आर्जी मुस्तकिल तौर पर चेहरा बदलना होगा, वरना सुपर मास्टर की ब्लैक स्पाई का कोई भी जासूस मुझे गद्दार बनते देखकर गोली मार देगा। मैं बहुत राजदारी से अपने चेहरे की सर्जरी कराने वाला हूँ और मेरा वो नया चेहरा फरहाद का चेहरा होगा। ऐसी गलती हरगिज़ ना करना। कोई यकीन नहीं करेगा कि फरहाद कब्र से उठकर आया है, और जब यकीन नहीं होगा तो वो लोग तुम्हें फरहाद की नकल कहेंगे। तुम अपनी शख्सियत के मुकाबले में नकल कहलाना पसंद करोगे। मैं हूबहू फरहाद का हमशक्ल नहीं बनूंगा, सिर्फ उससे मुशाबित होगी। प्लास्टिक सर्जरी करने वाला मुझे फरहाद से भी ज़्यादा खूबरू बनाएगा, ख्वाह कितने ही खूबरू बनकर आ जाओ। फरहाद की खतरनाक जहानत कहाँ से लाओगे? उसके लिए कुदरती तौर पर दिल धड़कता था। वो कुदरती जज्बा मुझ में कैसे पैदा करोगे? फूल मुरझा कर नहीं खिलता, मुरझाए हुए जज्बों में कभी गैर मुतवक्को ताजगी आ जाती है। कुदरत के खेल अजीब होते हैं। तुम मुझे पसंद करती हो, ये बहुत है। मुझे अपने करीब रहने और किसी मुहिम में शरीक होने का मौका दो। हो सकता है रफ्ता रफ्ता तुम्हारी पसंद मोहब्बत में बदल जाए। तुम्हारा ये जज्बा काबिल कदर है कि तुम सुपर मास्टर को छोड़कर मेरे साथ जिद्दोजहद में शरीक रहना चाहते हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी हर नए चैलेंज का सामना करते वक्त तुम्हें अपने साथ रखूंगी, लेकिन मेरी पसंद अगर मोहब्बत में ना बदली तो तुम मायूस हो जाओगे। मेरे लिए पहला एजाज़ यह है कि तुम मुझे पसंद करती हो, दूसरा ये कि मुझे हमेशा अपने साथ रखोगी। इसी तरह तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह पैदा होती जाएगी। हाँ, अगर नाकामी हुई तो मैं इसे अपना मुकद्दर समझ लूँगा। वैसे मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है कि तुम मायूस नहीं होते। जाओ, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील करो, फिर हम किसी एक शहर में मुलाकात करेंगे। वेरी नाइस ऑफ यू। तुमने खुश कर दिया। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। वो चला गया। सोनिया चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, तुम अभी तक नहीं गए? मैंने कहा, शायद प्रिंस टैगर चला गया है, ये मैं हूँ। मैं प्रिंस से पहले तुम्हारे दिमाग में आया था। उसके आने के बाद खामोशी से तुम्हारी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं समझ रही थी प्रिंस पहले फरहाद बनकर आया। उसके दिमाग में ये बात नक्श हो गई कि वह सर से पांव तक फरहाद बन जाएगा, तो मैं उसकी दीवानी हो जाऊंगी। बहरहाल तुम कौन हो? हमारी ये गुफ्तगू सुनने के बाद सुपर मास्टर से ज़रूर ये कहोगे कि प्रिंस टैगर बागी हो गया है और उसे छोड़कर मेरे पास आ रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि तुम एक टेलीपैथी जानने वाले को अपनी तरफ ले आई हो। मेरी जान, मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा फरहाद हूँ। क्या पागल खाने से आए हो? नॉर्मल रहकर अपनी असलियत नहीं बताओगे? मैं कसम खाकर कहता हूँ, जनाब शेख साहब ने बड़ी राजदारी से मुझे छुपा दिया था। मुझे दुनियादारी से हटाकर दीनदारी की तरफ ले गए थे, लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर हूँ, फिर दुनिया की तरफ लौट आया हूँ। बड़ी खुशी हुई तुम दुनिया की तरफ लौट आए। वो कब्र तो खाली पड़ी होगी जहाँ तुम्हें डाला गया था। तो मेरा मजाक ना उड़ाओ, संजीदगी से मेरी बातों को समझो। तुम कहते हो तो संजीदा होकर जनाब शेख साहब से रब्ता करूंगी। वो तुम्हें जानते होंगे तो मुझे भी बताएंगे कि तुम क्या चीज़ हो। नहीं, तुम जनाब शेख साहब से मेरे मुतल्लिक कुछ ना पूछना। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं दुनिया वालों के लिए मर चुका हूँ। तुम भी दुनिया वाली हो, लिहाजा मैं तुम्हारे लिए भी मुर्दा हूँ। अब इस ज़मीन पर मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर मैं अजीज़ों, दोस्तों और खून के रिश्तों से अपनी पहचान कराना चाहूँगा तो नाकाम रहूँगा। मेरे अपने सगे मुझे पहचानने से इनकार करेंगे। तुमसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब कोई नहीं। देख लो, तुम भी मेरी हयात नौ को तस्लीम नहीं कर रही हो। यह हयात नौ की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी दूसरी किस्त फिर कभी सुनूंगी। अब साफ लफ्ज़ों में असल मकसद बयान करो। अगर अब फरहाद बनने की अदाकारी करोगे तो मैं सांस रोक लूँगी। सोनिया, पहले तो ये ख्याल दिल से निकाल दो कि मैं दुश्मन हूँ या किसी छोटी बड़ी तंजीम का अलायकार हूँ। चूंकि तुम सांस रोक लोगी, मुझे दिमाग से भगा दोगी, इसलिए खुद को फरहाद भी नहीं कहूँगा। खुदा के लिए तुम ही ये मसला हल करो कि मैं कौन हूँ। वो अफसोस करने के अंदाज में बोली, मैं अक्सर फरहाद को समझाया करती थी कि अय्याशी ख़त्म करो, ये गुनाह है। मरने के बाद तुम जैसे गुनाहगारों की रूहें भटकती रहती हैं, ऐसे ही तुम्हारी रूह भटक रही है। फरहाद, तुम अपनों से मिल रहे हो, अपनी पहचान करा रहे हो, मगर रूह को ना कोई देख सकता है ना पहचान सकता है। आह, मेरी फरहाद की रूह, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जाओ, अब आलमे अरवाह में वापस जाओ, मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो सोनिया जिससे दिल और दिमाग का गहरा ताल्लुक था, जो अब तक कदम कदम पर मेरे साथ दुश्मनों से लड़ती रही थी और मेरे साथ मुसाइब से गुजरती रही थी, आज मुझे जिंदा तस्लीम करने से इनकार कर रही थी। मेरी आवाज़ और लहजों को किसी नक्काल का कमाल समझ रही थी। अगर जनाब शेख साहब को मेरी हयात नौ का मज़दा सुनाना होता तो वो बहुत पहले ही मेरे अपनों का एतमाद बहाल कर देते। सबको यकीन आ जाता कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे सिलसिले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। मैं दोबारा उसके दिमाग में जाता तो वह सांस रोक लेती, मुझे कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला समझती रहती। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने सोनिया के पास आकर बैठने की इजाज़त चाहिए थी। वो किसी होटल की मेज़ पर थी। इजाज़त तलब करने वाले को मायूसी हुई तो वो कुछ फासले पर दूसरी मेज़ के पास आया।
वहां 2 अफराद बैठे हुए थे। एक ने पूछा, क्या हुआ पिंटू, उस लड़की से लिफ्ट नहीं मिली? पिंटू एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इसे महज एक लड़की ना समझो, मैं फिर कहता हूँ ये सोनिया है। तेरा दिमाग चल गया है। सोनिया की उम्र 45 बरस से कम नहीं होगी और ये लड़की नौखेज है। ऐसा लगता है इसने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। पिंटू ने कहा, सोनिया को चेहरा बदलने और उम्र को घटाने बढ़ाने में कमाल हासिल है। हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर दिया हो, नाजुक अंदाम दिखाई देने के लिए दवाएं इस्तेमाल करती हो। दूसरे ने कहा, ये मानने वाली बात है, तुम जाओ और बॉस को इतला दो। तुम्हारी वापसी तक हम इस हसीना पर नजर रखेंगे।